जब भी आप ऑफेंसिव पे जाते हैं या हमले पे जाते हैं तो आपकी सक्सेस रेट ज्यादा होती है। ये होना ही था क्योंकि इस पे कोई रोकथाम बिल्कुल हुआ ही नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड टेक्निकल ट्रैक। वहाँ बड़ी सख्त और शदीद मुखालफत थी। लोग अपने दोस्तों में जाएं, बाहर जाएं। कराटे मैंने किया था, लेकिन उसमें ये होता है कि पॉइंट गेम आपको अच्छी तरह दुर्गत बनानी। डिफेंसिव था वो, आपको ऑफेंसिव होना था। तीनों में मैं बैक टू बैक गोल्ड लेके आया हूँ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम दुनिया बोल है में। मैं हूं आपके मेजबान फहीम खान और मेरे साथ सहरिश ज़ुहैब भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सहरिश, कैसा रहा आज का दिन? ये तो तब पूछेंगे जब दिन गुजर जाएगा। सुबह कैसी गुजर रही है? मौसम इतना अच्छा हो रहा है कराची का, बारिश होके नहीं दे रही है, क्या किया जाए? दुआ की जाए फहीम, और दुआ के अलावा कोई इसका हल भी नहीं है। जाहिर है दुआ से ही बारिश हो सकती है। अगर मैं और आप मसनूई बादल क्रिएट करके बारिश बरसा सकते तो फिर हमें बात ही नहीं करना पड़ती। ये क्लाउड इंजेक्ट तो यूएई कर रहा है, हम तो कर भी नहीं पाएंगे, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। जी जनाब, चले सुबह खैर कहेंगे अपने देखने वालों को, सुनने वालों को। और आज नाजरीन जिलहज की 24 तारीख है, यौम मुबाहिला है। और आज का दिन यौम मुबाहिला मुसलमानों की नसारा पर फतह का दिन है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने मुबाहिला का हुक्म दिया और फरमाया, तो कह दीजिए कि आओ हम अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों और अपनी औरतों और तुम्हारी औरतों और अपने नफ्सों को और तुम्हारे नफ्सों को बुला लें, फिर इल्तिजा करें और अल्लाह की लानत करार दें झूठों पर। जिसके बाद नबी अल्लाह हजरत अली मुर्तज़ा, बेटी फातिमा ज़हरा और दोनों नवासों इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ मैदान में आए और ईसाई राहिब ये कहने पर मजबूर हो गए कि हम इनसे मुबाहिला नहीं कर सकते। और कौम नसारा ने जज्जिया दिया और हार मान ली। स्वीडन में नाजरीन कुरान की तौहीन हो या दीगर मुक़द्दसात की तौहीन, नसारा के पेशवाओं पर लाजिम है कि वो अपनी कौम के इंतहा पसंदों को याद कराएं कि यौम मुबाहिला वो शिकस्त खा चुके हैं और अब क़यामत तक दीन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सरबुलंद रहेगा। बेशक जी, बिल्कुल दीन हक है, हमारा दीन जो है वो बिल्कुल हक है। और ये जो हरकतें ये कर रहे हैं इसके खिलाफ हमने बिल्कुल आलमी सतह पर भी एहतजाज किया है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आज की जो है हैशटैग्स टॉप ट्रेंड्स, पहले बड़ी खबर शामिल करते हैं। पहले बड़ी खबर शामिल कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो नाजरीन आज आपके साथ शेयर करते हैं फिलहाल आज की बड़ी खबर। बताइए सारिश, कौन सी बड़ी खबर है? अमन खराब करने की मजमूम कोशिश नाकाम, धरती के बेटे पाक सरजमीन पर कुर्बान, बहादुर सपूतों को पूरी कौम का सलाम। बलोचिस्तान के अमन की खातिर 12 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश कर ली। योब और सुई में ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्द मारे गए। मुआशी कशमकश खत्म, अरब ममालिक से $3 अरब की आमद के बाद IMF से भी $3 अरब की मंजूरी आ गई। मईशत जल्द ट्रैक पर आने की उम्मीद, डॉलर भी काबू में आएगा, इसका भी इम्कान है। पाकिस्तानी खवातीन का बड़ा कारनामा, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तकनीकी लिहाज से दुनिया की सबसे मुश्किल चोटी हरामोश सर कर ली। पाकिस्तानी खवातीन को पैमा टीम की रुकन अम्मारा शरीफ आज दुनिया बोल है कि मेहमान होंगी। और आयमा बेग की फनकारी की दुनिया दीवानी, मारूफ गुलकारा के गाने सोशल मीडिया पर खूब चर्चे, ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड बन गया। वीडियो तो बड़ी इंप्रेसिव लग रही है आयमा बेग की, देखते हैं कि उन्होंने क्या फनकारी की है। क्योंकि अगर हम ट्विटर की बात करें तो वहां पर भी ये जनाब टॉप ट्रेंड बना हुआ है फनकारी। और इस पाकिस्तान की जो नामवर गुलकारा आयमा बेग, उनका पहला ये सोलो गीत है फनकारी जो कि रिलीज हो गया है। आयमा बेग ने से कबल मुख्तलिफ फनकारों के साथ मिलकर कई मशहूर गीत रिलीज किए, मगर मद्दाहों को काफी अरसे से आयमा बेग के सोलो गीत का इंतजार था, जो कि अब आखिरकार आ गया है। और फाइनली इस पर ट्वीट्स भी हो रहे हैं और अपना फीडबैक भी दिया जा रहा है। फहीम, आपने सुना है? मैंने अभी तक सुना नहीं है, लेकिन जरूर सुनना होगा। और जब ये टॉप ट्रेंड में आ गया है तो इसके लिए जरूर कहना भी मुनासिब है कि आ गया तो छा गया ठा करके। हाँ जी बिल्कुल, गाना अच्छा है, वीडियो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें जो लुक्स और जो मॉडलिंग की है ना उन्होंने, और जो उनका स्टाइल एक नजर आ रहा है पूरा वेस्ट से इम्प्रेसिव और जनाब इंग्लिश लुक। मैं समझ में गया टॉप ट्रेंड में कैसे आ गया है, वीडियो की वजह से टॉप ट्रेंड में भी आ गया है ये बेहतरीन तरीके से। खैर इसके साथ साथ और भी बहुत सारे टॉप ट्रेंड्स आज के हैं नाजरीन,
जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल गाना जो है वो सहरिश का कहना है भाई वीडियो अच्छी है, गाना अच्छा नहीं है। खैर उमूमन लड़कों की गाना राय बुरा है। नहीं है, लेकिन मतलब एवरेज है। हाँ ठीक है, वीडियो ज्यादा अच्छी है। चलिए और दूसरे ट्रेंड की तरफ आते हैं, वो है जनाब जयशाह और पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ की भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जयशाह से डर्बिन में यहाँ मुलाकात हुई और वहीं मुझे बिल्कुल अंदाजा था कि मुलाकात तो होगी है, इन्होंने नहीं आना क्योंकि इन पे प्रेशर होता है इनके मुल्क में, और इनके मुल्क में ये कभी भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, यही हिस्ट्री रही है। और इनका बेसिकली वोट बैंक है, इन्होंने एक ही चीज के ऊपर वोट लेना है जी, पाकिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान ने कराया है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, इस पर उनको वोट जब मिलता है तो फिर वो अपना वोट बैंक तोड़कर क्यों निकलेंगे। और ये भी आपको बता दें नाजरीन के अब जयशाह की जानिब से जो है वो इस चीज की तरदीद हो चुकी है कि वो नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान। तो सहरिश, अब आपको क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? क्या अभी भी हमारा स्टांस यही होगा कि हम वर्ल्ड कप खेलने ना जाएं? मेरा ख्याल है कि होना भी यही चाहिए कि हम नहीं आएंगे, मतलब ऐसे ही होना चाहिए। खैर डिग्निटी होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ये क्या बात हुई कि आपका दिल चाहेगा तो आप नहीं खेलेंगे, आप नहीं आएंगे। हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी जाना चाहिए, हालांकि स्पेशल लोग हैं, उनको अब वीजा जारी नहीं करेंगे। ऐसा ही है। ऐसा लग रहा है कि जी बीसीसीआई ने कहा है जी मीठा मीठा हाथ कौड़ा कौड़ा थू। खैर नेक्स्ट ट्रेंड हो रहा है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इसी की अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो #IMF भी आपको मिल जाएगा। 48 घंटों में पाकिस्तान के लिए दूसरी बड़ी इमदाद आ गई है। 2 दिन पहले सऊदीया ने स्टेट बैंक में $2 अरब डिपॉजिट किए थे, और कल मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए $1 अरब जमा करा दिए हैं, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। फौरी तौर पर 1 अरब 20 करोड़ की किस्त जारी की जाएगी। स्टेट बैंक को सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब मिलने के बाद $3 अरब का नुमाया इजाफा हो चुका है, जिसके बाद से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ट्रेंड में शामिल है और साथ साथ IMF भी टॉप ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में। तो सहरिश, अब ऐसा लगता है कि जो कि इसहाक डार साहब ने इनका शुक्रिया भी अदा किया है। और इसहाक डार साहब की बात करें तो कुछ अर्से पहले उनका ट्वीट आया था इसी हफ्ते के शुरू में कि डॉलर भी नीचे आएगा, और ये सारी खबरें इस बात की जानिब इशारा कर रही हैं कि अब हम शायद डॉलर खरीदने के काबिल हो जाए। अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ, वो तो इंशाल्लाह ऐसा हो, लेकिन ये जो डिपॉजिट हुआ है ना, यानी कि डेबिट, ये क्रेडिट कब होता है, कैसे होता है, ये भी आवाम को पता होना चाहिए कि ये पैसे जो आए थे फिर कहां कैसे कब लगे, जरूरी है, बहुत जरूरी है IMF की तरफ से, क्योंकि IMF कि जब तक आप क्लियर काम नहीं करेंगे तब तक हम आपको अगली किस्त नहीं देने वाले हैं। और ये $3 अरब जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एज ए सिक्योरिटी रखवाए गए हैं अरब ममालिक की जानिब से। चलें जनाब, आगे बढ़ते हैं, और आगे जो खबर है वो बहुत संजीदा खबर है और उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ 2 ऑपरेशंस में 12 जवानों ने जाम शहादत नोश कर ली है, जबकि इस कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं। और ISPR के मुताबिक जिला योब में कैंट के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। 5 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों ने योब गैरिजन में घुसने की कोशिश की, जहां ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों की इस कोशिश को नाकाम बनाया। उधर जिला डेरा बुगटी के इलाके सुई में भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और 2 शिद्दत पसंद मारे जा चुके हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर अहमद सईद दिफाई तजियाकार भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये अटैक जो हुआ है इसकी जिम्मेदारी किस तंजीम ने अगर कबूल की है तो किसी तंजीम ने कबूल किया, बताइएगा प्लीज। अच्छा, अभी तक ऐसा कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस के अंदर जिम्मेदारी कबूल करने का अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जो पाकिस्तान दुश्मन नासिर हैं, जो कि तरीके तालिबान हैं, जो चाहे अफगानिस्तान की या पाकिस्तान की, उन्हीं की कार्रवाइयाँ या उनके स्लीपर सेल हैं जो पाकिस्तान में कर रहे हैं, अगर ये इसका तक लेटेस्ट है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, थोड़ा सा मैं चाहूंगी, जाहिर है आपने फौज में सर्व किया है, हमें थोड़ा सा बताइएगा ये छावनी में कितने जवान मौजूद होते हैं एक वक्त में, उनकी तादाद क्या होती है, माहौल क्या होता है, वहाँ सिक्योरिटी कैसी होती है, और इनकी रसाई किस तरह देख रहे हैं आप इन दहशतगर्दों की जिन्होंने कोशिश की है? बिल्कुल ठीक है। देखें, इसका अगर हम 3 लेवल्स के ऊपर एनालिसिस कर लें, जो कल के 2 अटैक्स हुए, एक सुई में हुए और जबकि एक योब कैंट के ऊपर हुए जिसमें 9 जवान शहीद हुए और 3 जो है सुई के अंदर कल दिल डले ये अटैक 2 हुए थे। अब इसके अगर 3 लेवल्स के ऊपर अगर आप एनालिसिस करें, मैं क्विकली एनालिसिस कर दूंगा आपके लिए। आप स्ट्रेटेजिक लेवल देख लें, ऑपरेशन और टेक्टिकल। अगर पहले आप स्ट्रेटेजिक लेवल को देखें
तो आपके जो हाइब्रिड वॉरफेयर जिसमें पाकिस्तान इसको सब्जेक्टेड है, उसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों होते हैं। नॉन काइनेटिक वो होते हैं कि आपको माशी तौर पर वीक किया जाए, पोलिटिकली डिप्लोमेटिकली वीक किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर एक ऑनस्लॉट जारी थी। अब जबकि आपकी माशी बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई है और इमीडिएटली सऊदी ने $2 बिलियन की बात की, IMF ने 3 बिलियन की बात की है। तो अब हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत काइनेटिक ऑपरेशंस की तरफ ये लोग आए हैं, तो आपको उन्होंने वीक करना है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान के अंदर से जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो भी बहुत वीक है, और तालिबान को कंट्रोल करने में जो TTP के एलिमेंट्स अफगानिस्तान में रहते हैं, जिनके सिंपैथाइजर कंट्रोल करने में नाकाम रहे। फिर भी जो हालिया दिनों के अंदर आप देखें तो इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल के ऊपर मुआहदे हो रहे हैं, जिसमें कि वो कॉन्सुलेट जितने पाकिस्तानी बॉर्डर्स के साथ थे उसको दोबारा रीऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर उसी तरह के बदअमनी के हालात पैदा किए जा सके जैसे पिछले सालों में रहे। अगर ऑपरेशनल लेवल की अगर आप बात करें तो उसमें अगर पिछले दिनों में देखें तो पाकिस्तान के ने बहुत फतवात हासिल किए हैं, और इनके जो मेन लीडर्स थे TTP के, वो भी लास्ट डिच किस्म की एफर्ट, एक तो अपने जितने सिंपैथाइजर्स हैं, जितने उनके ट्रूप्स थे, जो उनके नीचे काम करने वाले लीडर्स TTP के थे, वो जो अपने कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे, उनके अपने जो फॉलोअर्स थे, उनको एक किस्म का दोबारा से इन अटैक्स के जरिए वो कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं। सेकेंडली, अपने जितने मनी लेंडर्स हैं, उनके जो पैसे दे के पाकिस्तान में हालात खराब करवाते हैं, ऑफ कोर्स जिसमें इंडिया मेन है और दूसरी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके लिए भी एक किस्म का उन्होंने एक एफर्ट किया कि लोग हम अभी तक उसी तरह से इफेक्टिव हैं और पाकिस्तान में जहां चाहे ऑपरेशन कर सकते हैं। अब टेक्निकल लेवल जो आपका सवाल था कि ऐसा जोब कैंट के अंदर कितने को ट्रूप्स होंगे, तो इसमें तकरीबन एक ब्रिगेड की साइज की होती है। ब्रिगेड में 3 से 4 हज़ार जो है वो लोग एट अ टाइम वहां पे मौजूद होते हैं। लेकिन कल का जो अटैक था, उन्होंने एक ऐसी जगह से जो उसको चूज किया कि जहां पे फैमिलीज के क्वार्टर्स थे, तो वो जनरली इतने फैमिली वाला एनवायरनमेंट होता है तो वहां पे उतनी सिक्योरिटी शायद नहीं होती। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस जगह को आप ढीला छोड़ दें, तो कहीं हमारी सिक्योरिटी लैप्स भी थी। इसके ऊपर अगर आप टेक्निकल लेवल मजीद देखें तो आपके KPK के अंदर भी और पिछले दिनों बलूचिस्तान सूबे के अंदर भी असेंबलीज के अंदर करारदादें लाई गई, एक ऑब्जर्वेशन रेज की गई कि आपके सड़कों के ब्रिगेडियर साहब, दैट मींस कि जब इस तरह की कोई जगह चूज की जाती है जहां पर सिक्योरिटी लैब्स का एक फैक्टर मौजूद हो, तो दैट मींस कि ये तो प्लान था ना, फिर बकायदा मंसूबाबंदी की गई होगी, इस जगह का तयन किया गया, फिर बैक वक्त 2 जगह योब में भी सुई में भी, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बहुत कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, इसमें कोई शक नहीं। आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप ऑफेंसिव पे जाते हैं या हमले पे जाते हैं तो आपकी सक्सेस रेट ज्यादा होती है। हमारे भी तकरीबन 12 जवान शहीद हुए हैं, उनके 8 लोग जो है वो जन्नत वासिल हुए हैं, तो आपके रेशियो जो 3 के हिसाब से आप नुकसान में। नुकसान की वजह ये होती है कि आप जब भी हमला के अंदर जाते हैं तो हमले में इनिशिएटिव आपके हाथ में होता है, तो डिफेंडर जो है वो उसको अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा होता है, वो चीजों को समझ रहा होता है, जबकि अटैकर जो होते हैं वो एक इनिशिएटिव के ऊपर, तो इसलिए ये हुआ। अब आप जैसे कि मैं भी पिछली बात भी कर रहा था, आपकी सड़कों के ऊपर जो अपने बॉर्डर्स जो चेक पोस्टें लगाई हुई थी, वो गवर्नमेंट के कहने पे FC ने उसको विड्रॉ भी किया है। तो योब कैंट तक पहुंचे कैसे? जब योब कैंट का जो पहुंचने का रास्ता वाना के जरिए आता है, अब वाना के रास्ते में अपने चेक पोस्टें हैं टाइम बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल प्रेशर, तो उनको अपने एक फ्री रन दे दिया कि वो आपकी योब कैंट तक वाना से निकलें और जोब कैंट तक पहुंच सके। और वहां पे चूंकि सिविलियन इदारा है, सिविलियन एक इलाका है, तो उसके अंदर आप कुछ भी जाके वहां पे कर सकते हैं। तो पुलिस भी उस तरह से शायद नहीं चेक कर पाई और FC ने भी अपने कोई गार्ड्स लोअर की बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर। और इसके अलावा यूनिफॉर्म पहने हुए। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, और जैसा कि आपने बताया कि ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था और वो पहुंचे, कैसे पहुंचे ये सवालात हैं। इससे पहले आपने बताया कि फैमिलीज के क्वार्टर्स थे जहां पर उन्होंने अटैक किया, तो ये ऐसी ही जगह चुनते हैं। इसके लिए बड़ी मिसाल हमारे पास APS का सानिया भी मौजूद है कि बच्चों पे हमला किया, फिर उसके बाद अब यहाँ फैमिलीज एरिया के अंदर इन्होंने अटैक किया है। खुलकर सामने आते भी नहीं है और हमारी तरफ से भी कोताही ये हो रही है सियासी एतबार से, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस तरह इंडिया चिल्लाता है, हम पे इल्जाम तराशी करता रहता है, हम उसकी हरकतों को वाजे नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे। आप एग्री करेंगे इस पे? जी बिल्कुल फहीम साहब, ऐसे ही है। हम ह्यूमन क्राइम तो हम मचा रहे हैं, हम दुनिया को बता भी रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो, आपकी जेब में पैसा ना, तो कोई दुनिया में सुनता भी नहीं है। ये जो है क्विड प्रो को होता है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। जब हमने लोगों को जाके हमने पैसे ही मांगने हैं जाके, और अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी माशी हालत इस तरह से रहेगी, तो दुनिया में आपका वकार उस तरह से नहीं रहता। जब वकार नहीं रहता तो आपकी बात की वैल्यू भी नहीं रहती। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है, तो पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क नहीं है, लेकिन रिलेटिव टर्म्स के अंदर
इस तरह कभी कभी हालात आते हैं जिसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिलकर इंशाल्लाह कर रही है, तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप इसने सारी हाल पर अपना तज्जिया दिया। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं सोशल मीडिया के गलत और नाजायज इस्तेमाल की, जो कि पाकिस्तान में फ़हीम अब एक मामूली सी बात है। आप लोग अपने मोबाइल पर दिखाई देने वाली ऑनलाइन लोन या कर्जा देने वाली जो एप्स होती हैं, किसी भी जालसाजी से प्लीज होशियार नहीं, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और पूरा नेटवर्क है जो कि मिलके आप लोगों को बुरी तरह से अपने जाल में फंसा रहा है। और यही वजह है कि रावलपिंडी में अफसोसनाक वाकया पेश आया। हुआ था कल जो वाकया, ये सानिहा बल्कि जो है वो इसको कह दिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दो बच्चों का एक बाप है, मासूम बच्चे, बीवी जो है और अपने वालिदैन सबको अकेला छोड़कर चला गया एक नौजवान। महज चंद हजार रुपयों के लिए, चंद हजार रुपए जो हैं वो उन्होंने मांगे थे। मसूद नामी शहरी ने 6 महीने पहले नौकरी खत्म होने पर घर का किराया देने और बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए सिर्फ 13,000 रुपए का ऑनलाइन लोन या कर्ज कह लीजिए वो लिया था, लेकिन 13,000 रुपए सूद बढ़ते बढ़ते 50,000 तक हो गया। ये शख्स इतना मजबूर था कि कर्ज अदा ना कर सका, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड माफिया ने जहनी टॉर्चर दिया, धमकियां दी और जिंदगी अजाब बना दी। नतीजा यह हुआ सहरिश कि मसूद ने गुज़िश्ता रोज अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मसूद के वालिद ने FIA से हाथ जोड़कर अपील की है कि सूद का ये कारोबार बंद करवाया जाए। बल्कि सूद के साथ साथ सहरिश मैं तो ये कहूंगा कि ये एक फ्रॉड है, धोखा है, ये एक ऐसी स्कीम है जो बगैर किसी सपोर्ट के चल नहीं सकती है। तो हमें उन लोगों तक पहुंचना है जो कि इस स्कीम को चला रहे हैं, और इसी सिलसिले में निगत दाद साहिबा ने हमें आज ज्वाइन किया हुआ है, डिजिटल एक्सपर्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम निगत साहिबा। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये केस आप डेफिनेटली फॉलो कर रही होंगी, तो इसी से रिलेटेड मैं ये जानना चाहूंगा कि अब तक की इस पर कोई डेवलपमेंट, गवर्नमेंट से कोई राब्ता हुआ, FIA ने कोई स्टांस लिया है इस किस्म की एप्स के खिलाफ? क्योंकि ये तो आज भी अगर मैं अपने फेसबुक या इंस्टा को स्क्रॉल कर रहा हूं तो अभी भी कुछ सेकंड पहले भी मेरे पास जो है ये एप्स के सजेशंस आ रहे हैं। ये देखिए, एक तो बड़ी अच्छी बात है आप लोग बार बार इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इशू जो है ये पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बार बार हुकूमत को भी लोगों की तरफ से दरख्वास्त की लोग करते रहे हैं कि किस तरीके से मशरूम्स की तरह ये ऐप्स जो हैं वो निकल आई हैं और ये जो स्मॉल लोन जो शार्क्स की तरह निकली हुई हैं, तो ये कैसे मासूम लोग जो खास तौर पे बिल्कुल इग्नोरेंट है इस बारे में, वो कैसे इसका शिकार हो रहे हैं और ये ट्रैप में फंस रहे हैं। और ये होना ही था, ये जो एक इतना अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है खुदकशी का, ये होना ही था क्योंकि इस पे कोई रोकथाम बिल्कुल हुआ ही नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी बहुत दफा अप्रोच किया गया, FIA को भी किया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को भी किया गया। मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे 2 चीजें पूछूंगी। एक तो FIA ने बता दिया कि जितनी भी ये ऐप्स हैं ये इलीगली लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही हैं बज़ाहिर, बल्कि ये फ्रॉड कर रही हैं, लग ये रहा है कि फैसिलिटेट कर रही हैं। जो शहरी इनसे ये लोन ले रहे हैं उन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है और क्या वो भी ये क्राइम कर रहे हैं इनसे लोन लेके? क्योंकि इलीगल तो डिक्लेयर कर दिया गया, आप भी इन्वॉल्व हो गए ना फिर। और जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून फिर क्या कहता है? देखिए, इन्होंने रेगुलेशन जो है वो उनको मजबूत तो किया है कि जो भी ये इस तरह के छोटे कर्जे देने वाली हैं एप्स, वो उनको बकायदा लाइसेंस उनको लेना होता है। जो लाइसेंस जिन्होंने नहीं लिया हुआ वो अपनी एप्स जो है वो प्ले स्टोर पे डाल ही नहीं सकते हैं। गूगल का भी बकायदा ये है कि उनके प्ले स्टोर पे लाइसेंस के बगैर एप्स आ नहीं सकती, लेकिन फिर भी ऑपरेट हो रही हैं किसी ना किसी तरीके से। पूरा नेटवर्क है, लाइसेंस देने वाले भी इन्वॉल्व हैं इसमें। इसमें देखें रेगुलेशंस में कोई ना कोई तो कमी है ना, कि कहीं ना कहीं से कोई लूप होल निकाल के ये एप्स फिर भी ऑपरेट करिए। देखें, सबसे अहम बात ये कि जो इन एप्स के जरिए से कर्जा ले रहे हैं, एक तो महंगाई की सूरत हाल, जो मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान में, वो एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोग फ्रस्ट्रेशन में आके एप्स को डाउनलोड करते कि हमें 15,000 मिल जाएगा। उनको ये नहीं पता कि ये एक ट्रैप है। जब
एप्स डाउनलोड अच्छा करते हैं। निगत उनकी साहिबा, बहुत सी आपने जाती इस हैं। ट्रैप की बात की और बताया कि इस तरीके से आप पैसे लेने के लिए क्विकली आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें बैंक्स के हवाले से, जहां से हमें आज तक लोन मिलता आया है, वहां पर तरीकेकार ये होता है कि आप कोई चीज मॉर्गेज करते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, कोई श्योरिटी होती है जिसके बाद आपको ये लोन मिलता है, जबकि इन एप्स पे कोई श्योरिटी नहीं है। हाँ, ये लोन देने के बाद जो वसूल करने का इनका तरीका है वो आपको धमकाना, प्रेशराइज करना, गालम गलौज करना और आपके घर वालों को हरास करना, मेंटली टॉर्चर देना। इसके अलावा इनके पास और कोई मॉर्गेज चीज नहीं है जिसके एवज या आपसे पैसे वापस ले सकें। इस तरीके कार को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? देखिए, स्मॉल जो फाइनेंसिंग है बिल्कुल इस तरह की, ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसकी रेगुलेशंस हैं। अगर वो रेगुलेटरी आपका जो लैंडस्केप है वो या फ्रेमवर्क है वो अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो ये होता रहेगा। लेकिन बहुत से लोग बैंक से लोन नहीं ले सकते। देखिए, हर किसी के पास मोर्गेज कराने के लिए नहीं है चीजें कि वो बैंक को वो जमानत के तौर पे दें और फिर उनको कर्जा मिले। और बहुत से इस वक्त जो हालात हैं माशी तौर पे, लोग 15,000, 10,000, इवन 5,000 तक के जो कर्जे हैं वो लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो एप्स हैं, ये इसके एवज आपका पूरा प्राइवेट डेटा जो है आपके मोबाइल का, जिसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स आती हैं, आपकी पिक्चर्स, गैलरीज, लाइक वो सारी उन तक रसाई मुमकिन है। इसका मतलब है सबसे पहली गैर कानूनी चीज तो ये कि ये एप्स जो हैं वो डेटा को किस तरीके से फैच कर रही हैं यूजर्स का। तो क्या उसका भी कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में? डेटा प्रोटेक्शन का भी कोई कानून नहीं है? जो प्रिवेसी वॉयलेट हो रही है, सबसे बड़ी बात जो डिग्निटी वॉयलेट हो रही है। आप इतना लोगों को जलील करते हैं फोन करके और उनको धमकाते हैं कि वो खुदकशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। हरासमेंट पे ही हम बात कर रहे हैं। और दूसरा ये कि देखें, ये तो एप्स के पास आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद हैं, वो वहां से बच जाते हैं। और 1,500 पेजेस की टर्म्स एंड कंडीशन कोई नहीं पढ़ता है। आपने भी यकीन, अगर आपने कभी पढ़ी हो, मैंने कभी नहीं पढ़ी है, सारी यकीन आपने भी कभी नहीं पढ़ा होगा। और उन्हें वो इतना छोटा लिखा होता है फहीम की किसी की नजर ही नहीं जाती कि वो उस पर गौर करे, किसी एक कोने में लिखा होगा। ये इनकी होशियारी है। मुझे निगत आप ये बताइएगा, ठीक है रेगुलेशंस नहीं है, ये होना चाहिए, लूप होल्स हैं, काम होना चाहिए, जिम्मेदार कौन है? किसने करना ये काम और कब करना है? रियासत जिम्मेदार है जी। जो बिल्कुल 100 बातों की एक बात, वो आपकी रियासत की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जो शहरी हैं हमारी जिम्मेदारी रियासत लेती है। और अगर शहरियों के साथ इस तरह की लाकानूनियत जो है वो हो रही है और वो उसके नतीजे में वो अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाते हैं, तो वो रियासत जिम्मेदार है, रियासत के इदारे जिम्मेदार हैं। अब ये हुकूमत को इस पे अमल दरामद करना होगा। ये इनको निगत साहिबा, माजरत के साथ ये तो अभी में मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम एक काम यहां पे कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कि अगर इन फ्यूचर किसी के साथ ये एप्स या इनके जो ये जितने भी गूंज हैं, ये अगर ऐसी हरकत दोबारा करते हैं तो वो लोग किस तरह से इससे बच सकते हैं, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इस पर अगर आप क्विकली रिप्लाई कर दें, कोई कानून अगर मौजूद हो तो। देखें जी, मेरी तो गुजारिश ये है कि जब तक पाकिस्तान में प्रॉपर जो है इस पे लाहे अमल तैयार नहीं होता और इन लोगों को जो खास तौर पे लोगों को कॉल्स करके धमकाते हैं और फिर आगे से उनके रिश्तेदारों को और दोस्तों को कॉल करते हैं, जब तक इनको बाकायदा कानून की गिरफ्त में नहीं लिया जाएगा, लोगों को नजर नहीं आएगा कि ये इनको सजा मिली है या कोई पनिशमेंट है, तब तक ये रुक नहीं सकता। लेकिन उन लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज 10,000, 15,000, 5,000 के लिए इन एप्स को डाउनलोड ना करें और यहां से ना लें, क्योंकि ये एक ट्रैप है जिसमें अगर वो फंस गए तो फिर ये घनचक्कर वो बनते रहेंगे और फिर सिर्फ ना वो खुद इसका शिकार होंगे बल्कि उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई, उनके दोस्त अहबाब जो हैं उनको भी धमकी आमेज कॉलें मिलेंगी। और और जरूर देख लें कि जब आप डेटा, जब एप्स डाउनलोड करते हैं तो वो कौन सी आपकी मालूमात जो हैं वो कंपनी ले रही है, इसको प्लीज जरूर कोशिश करें और पढ़ें। बहुत शुक्रिया आपका निगत दाद साहिबा। और फिर यहाँ पर मैं एक बात, सर ऐसा होता है कि हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं और कुछ ऐसा अट्रैक्टिव हमें नजर आता है कि हम सोचे समझे बगैर उसको डाउनलोड कर लेते हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि ये हमारे फोन को हैक कर लेगी और उसके बाद हमें किसी की कॉल आएगी कि जनाब आपका आईडी कार्ड नंबर ये है और आपका ये नंबर ये है और आपका पासवर्ड ये है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो बताएं, मैं तो फलानी जगह का नुमाइंदा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ले रहे हैं एक वक्फा। दुनिया बोल है मैं आपसे मुलाकात और गुफ्तगू जारी रहेगी आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। ऐसा बिल्कुल होता है सहरिश और बहुत सारे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक नाज़रीन। और हमारी कोशिश होती है कि अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से वो लोग जो अपनी फील्ड में कमाल करते हैं उनको सराहें और उनको आप लोगों को भी मौका मिले जानने का। तो पाकिस्तानी कोपेमा दुनिया भर में पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा है। और पिछले महीने की हम बात करेंगे, पाकिस्तानी कोपेमाओं की एक टीम ने जनाब बताया जाता है कि बड़ी ख़तरनाक चोटी को सर किया जिसका नाम है हरामोश लाको। और इस मिशन में अरंदों से कटवाल तक 5107 मीटर का फासला भी तय किया है। पाकिस्तानी कोपेमा टीम में मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली अम्मारा शरीफ भी शामिल थी, कराची से डॉक्टर सना जमील थी, कराची ही की सोनिया बाबर भी थी, फैसलाबाद से डॉक्टर राहील खाराई भी थे। और इस वक्त हमें अम्मारा शरीफ ज्वाइन भी कर चुकी हैं। तो अम्मारा से हम बातें करते हैं, फ़हीम उनसे पूछते हैं कि आखिर उनको ख्याल कैसे आया कि इस मुश्किल चोटी पे जाना है। और तो एक लड़की होते हुए जो है वो उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, ये ज्यादा बड़े एजाज की बात है। अस्सलाम वालेकुम हमारा, वेलकम टू द शो। अम्मारा मुझे ये बताइएगा कि कब से शौक कब हुआ कि आपने जनाब कोपेमा बनना है, और क्या वहीं पे कहीं आपकी रिहाइश भी है या फिर किसी को देखा, किसी ने इंस्पायर किया, किसी माउंटेनियर ने, तो फिर ये ख्याल आया? एक्चुअली मैं इस्लामाबाद की रेजिडेंट हूँ, मैं इस्लामाबाद में अब रहती हूँ। और 3 साल पहले जब अली सतपारा की डेथ हुई थी तो उसकी डेथ के बाद फिर मैं काइंड ऑफ एक इंस्पायरेशन कह लें या एडमायरेशन कि आई वांटेड टू गो टू दोज माउंटेन्स कि जहाँ पे इतने बड़े कोपेमा अली सतपारा की वफ़ात हुई। तो बस वहीं से फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ। K2 मेरा सबसे पहला था कि मैं K2 बेस कैंप गई थी 2021 में। ओके जी। और ये जो आपने अली सतपारा का जिक्र किया है तो हमें हमारी वाकई जो है वो आंखें नम हो गई, क्योंकि एक बड़ा ही दर्दनाक सानिया था। अली सतपारा का पूरी कौम जो है वो उनके इंतज़ार में थी, और लेकिन वो वापस नहीं आए। खैर, ये जानना चाहेंगे कि इस चोटी को पीक 58 भी कहा जाता है, तो ये क्यों, ये नंबर इसे क्यों दिया गया है? सबसे पहले तो ये बताएं ताकि हमें थोड़ा सा आपके सफ़र से पहले इस जगह के बारे में पता चल जाए। असल में हम लोग K2 चोटी नहीं सर की थी, हम हमारी ग्रुप ऑफ गर्ल्स थी, तब भी हमारा यही था कि हम लोग एक सारी की सारी जो गर्ल्स की टीम लेकर जाएं, और जिसको कराची से लीड किया था पारस अली ने। और हम लोग K2 गए थे, K2 बेस कैंप गए थे। जस्ट बेस कैंप तक हमारा जाने का था कि वहाँ पे मेमोरियल है एक्चुअली। तो आई वांटेड टू गो टू द मेमोरियल कि मैं जाके देखूँ इतने बड़े बड़े माउंटेनियर्स जो आते हैं उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनकी मेमोरियल सर्विस कैसे होती है। तो आई वांटेड टू सी दैट। तो वो देखने के शौक में, जनून में K2 बेस कैंप से स्टार्ट किया। अच्छा हमारा मुझे ये बताएगा कितना वक्त लगा ऊपर जाने में? कोई ऐसा वाकया जो रास्ते में पेश आया हो हमारे साथ शेयर करना चाहें आप? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने हरामोश पास किया, हरामोश माउंटेन नहीं किया। हरामोश पास ये होता है कि आप बाईपास करते हो माउंटेन को। एक्चुअली जो हरामोश माउंटेन है वो 7000 मीटर है। हमने उस माउंटेन का ही पास 5170 मीटर्स का किया क्रॉस। हमने उसे बाईपास किया स्कर्दू टू गिलगित। आज जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम स्कर्दू और हमने गिलगित जाना था। तो हमें एग्जैक्टली 12 डेज लगे हैं एज अ होल स्कर्दू टू गिलगित ट्रैक करने में। लेकिन ट्रैकिंग डेज जो थे वो हमारे 9 थे। 9 डेज में हम लोगों ने स्कर्दू से स्टार्ट किया चलना। जो स्कर्दू नहीं, अरंदू जो उसकी फर्स्ट कैंप साइट है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया एंड देन वी मूव टू द गिलगित। ये भी बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, हमारा ये जो आपने क्लैरिफिकेशन कर दी इसकी कि ये आपने जो है बाईपास किया है। अच्छा, साथ साथ ये भी बताइएगा कि फिर आगे के क्या प्लान्स हैं? मतलब क्या हिमालय की चोटी सर करनी है? K2 क्या सोचा हुआ, क्या है, क्या मिशन है? मोस्टली इस टाइम जितने भी ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग कम्युनिटी है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग हर साल एक गर्ल्स टीम लेकर जाते हैं, एज अ होल गर्ल्स टाइप करने की कोशिश करते हैं। शायद प्रोबेबली हम अगले साल K2 जाएंगे। सबको लग रहा है कि या तो K2 जाओ या फिर एवरेस्ट करने के लिए जाओ। बट वी आर लाइक कि हम लोग असल में हमारी जितनी भी टीम है, जो मैं और मेरे अलावा सोनिया एंड सना भी हैं, हमारी टीम का हमेशा ये होता है कि हम लोग कुछ ऐसा करें जो डिफरेंट हो, जहाँ पे सारे ना हो, मेन स्ट्रीम ना हो, मोस्टली लोग वहाँ पे ना जा रहे हो। जैसे हरामोश पास करना भी एक ऐसी चीज़ थी, टेक्निकल पास है, डेंजरस पास है, जहाँ पे मोस्टली कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई लड़की जाएगी। तो वो चूज़ करना ही हमारा ये पर्पज़ था कि हम लोग एक नॉर्मल माउंटेन कर लें, जो कि सभी कर रहे हैं, जो कि बेशक उसकी हाइट ज़्यादा होगी। मुझे ये बताइएगा, ऐसा पास करते हैं। सही, हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो शेयर करें। बिल्कुल, ये बाईपास करना भी आसान नहीं है। रास्ता कैसा था, कोई मुश्किल पेश आई? फिर दूसरा, आप लोग अपने साथ खाने के लिए क्या लेके गए थे, तैयारी कैसे की थी?
आपस में कैसा रिलेशनशिप रहा सब लड़कियों का, कोऑर्डिनेशन कैसी रही आपस की, कुछ शेयर तो करें अपना एक्सपीरियंस। ओके, एक्चुअली वी वर टोटल ऑफ 5 टीम, 3 फीमेल्स थी एंड 2 मेल्स थे, एक अब्दू एंड डॉक्टर रहील। अब इस टीम में हम लोग अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, इट इज़ नॉट एन ईजी ट्रैक। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक नॉर्मल यहाँ पे कोई भी मुशपुरी कर लें या सिंपल K2 भी कर लें, बेस कैम्प कर लें और आप फिर कहें कि आपने वहाँ पे जाना है। इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड टेक्निकल ट्रैक। उसके लिए आपको ऑलरेडी पहले से ही क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग लेनी होती है। इवन आई टुक इट, मतलब मैंने ऑलरेडी पहले आइस क्लाइंबिंग ट्रेनिंग ली हुई थी, 2 ट्रेनिंग्स ली हुई थी एक्चुअली। रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग ली हुई थी। आप ऑलरेडी ट्रेन अप हो, आपका वर्कआउट रूटीन हो, आप जिम जाते हो, रनिंग करते हो, सारा कुछ आपका स्टेमिना पहले बिल्डअप होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे बेशक आपके पास एक परफेक्ट गाइड है, एक्सपीरियंस गाइड है जो आपको मतलब ट्रैक ब्रेक करके देगा, आपको रास्ता बना के देगा, लेकिन आपने सर्वाइव वहाँ पे खुद करना है, अपने टांगों से चलना है, मोर लाइक दैट, अपने सांसों से चलना है। अगर आपका स्टेमिना नहीं है, you will not be able to go, क्योंकि this pass was very dangerous for us, even we did not expect it। ये मैं तो नहीं करने वाला हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि इसमें स्टेमिना जो है वो बहुत जरूरी होता है। अच्छा, स्टेमिना की आपने बात की, ये भी बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए, ऑक्सीजन लेवल कितना ड्रॉप होता है ऊपर जाके? ऑक्सीजन लेवल एक्सट्रीम है, क्योंकि जितना आप हाइट पे ग्रेजुअली जा रहे हो ना, और ख़ास तौर पे अगर आपने एक्लेटिमाइजेशन ज़्यादा नहीं की, अगर आपने रेस्ट डे बीच में नहीं लिया और आप रोज़ाना मूव करो जैसे हमने किया था, हमने स्कर्दू में भी एक्लेटिमाइज नहीं किया, हालांकि यूजुअली आपको करना होता है बड़ा, लेकिन वी वर एबल टू, वी न्यू कि इस दफ़ा हमारी टीम स्ट्रॉन्ग है एंड वी वर डूइंग बेस्ट वर्कआउट्स, तो वी न्यू कि वी विल बी एबल टू डू। इवन दो फिर हमने बाद में एक सारे गामा एक मतलब वेदर ख़राब हो गया था काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे वेदर क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स थे। 2 डेज़ वी फेस्ड एक्सट्रीम सनलाइट, जिसमें सन में आपने 7-8 घंटे चले जाना, डिहाइड्रेशन हो रही है, आपसे नहीं चला जा रहा, फिर भी आप चल रहे हो। और बस खुदा का शुक्र था कि बीच में नहरें आ रही थी कि हम लोग पानी भर के जैसा पानी है बस पी रहे थे। अच्छा, हमारा लाइक दैट, हमारा देखिए अभी जिस तरह आप लोग सब मिल के गए और आप लोगों ने बाईपास किया हरामोश को, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने मेमोरीज भी बनाई वहाँ पे, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करेंगी आप जो आपको हमेशा याद रहेगा? हाँ, एक वाकया शेयर करना चाहेंगे कि जैसे अब एक दिन ऐसा हुआ था कि हमें ऑलरेडी वेदर अपडेट थी, हमारे पास आया था एक सैटेलाइट फ़ोन, हम यहाँ से वेदर अपडेट पे थे कि अगले 2 दिन में ना मौसम ख़राब होने वाला है। हमने कहा हमारे पास कम टाइम है, हमें यहीं से ही निकलना पड़ेगा। एंड भी हमने, हालांकि हम बहुत हाइट पे थे, बहुत स्नो थी उस दिन भी, लेकिन स्नो फॉलिंग नहीं हो रही थी। हमने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी, हमने कहा नहीं पहुँचना तो है, वी विल डू इट। स्टिल 1 घंटे बाद ही इतना मौसम ख़राब हो गया कि 2 मीटर्स पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इतना फॉगी, इतना शदीद। एंड देन हमें एक केव में वो पनाह लेनी पड़ी, छोटा सा पत्थरों का कगार था और इसमें ऊपर से पानी टप टप गिर रहा है, और पूरा 1 दिन हमने वहाँ सर्वाइव किया। दैट वाज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऊपर से पानी गिर रहा है, फिर जलसला भी आया उसी दिन, और रॉक्स ऊपर से गिर रहे हैं, बहुत डेंजर टाइप चीज़ थी। उस दिन हमने सर्वाइवल देखा कि कैसे आप वाइल्ड में रहते हैं। तो हमारा जो आपके जैसी बच्चियां हैं, बस रहना था सही, जो लड़कियां आपके जैसी हैं जिनको शौक है और वो इंस्पायर हो रही हैं, जिस तरह आप हुई अली सदपारा से, उनको आप क्या मैसेज देंगी? आई थिंक जो आज एक्चुअली, जैसे मैं खुद एक एडवोकेट भी हूँ और आई एम अ बाइक राइडर टू, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि आप अगेंस्ट द नॉर्म्स, जो आपका दिल करता है, जो चीज़ें आपको फ्रीडम देती हैं, जो आपकी एक्चुअली आपकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करती हैं, आप वो चीज़ें करो। बेशक वो आपकी छोटी छोटी ड्रीम्स हैं, एज अ गर्ल्स भी। सबसे पहले तो उनकी एजुकेशन, आई रियली वांट कि हर लड़की कुछ भी हो जाए फिर तक डिग्री लाजमी ले, क्योंकि जब तक आप खुद एफ्लुएंट नहीं होते, आपको नहीं पता कि आप क्या करते हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। सबसे पहले तो वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, लाजमी ज़रूर मैंडेटरी होना चाहिए। उसके बाद अपने ये छोटे छोटे ड्रीम्स अर्ली स्टेज पे पूरा करना शुरू करें। लाइक मी, मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद माउंटेनियरिंग शुरू की। आई थिंक दैट इज़ अ फॉल्ट। आप पहले शुरू करो। अब हमारे पास इतने यंग माउंटेनियर्स आ रहे हैं, यंग क्लाइंबर्स आ रहे हैं, तो वो आप भी तो हो सकते हो ना। आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से स्टार्ट करो, स्पोर्ट्स में जाओ, स्पोर्ट्स अपनी एक्टिविटीज़ ऑन रखो, तो आप जल्दी कर सकते हो। आई थिंक आपको अर्ली ड्रीम्स एकम्प्लिश करना शुरू कर देना चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे, या पर हैव यू विल गेट अ ड्रीम करियर या ड्रीम मैरिज,
समथिंग लाइक बिल्कुल सही बात है। हमारा आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जागना जरूरी होता है, तो जाग जाएं जितना जल्दी जाग सकते हैं। हाँ और देखते हैं कौन कौन आपकी बात सुन के जागता है। फिलहाल मैं एक छोटा सवाल और करना चाहूंगा आपसे, ये बताइएगा कि फ्रॉस्ट बाइट का कितना खतरा जो है वो होता है ऊपर जब आप क्लाइंबिंग करते हुए जाते हैं? फ्रॉस्ट बाइट is a huge danger and this time we actually faced that. 10 to 11 hours हम एक्सट्रीम स्नो में थे। 2 days हमारे साथ ऐसा हुआ कि we were continuously walking, ट्रैकिंग चल रहा है एंड कोई स्टॉप बीच में नहीं है। और उस दिन हम लोग लाइक हाफ डे के बाद ही लाइक आई वॉज वेट, मतलब मेरे सारे शूज़ सारा कुछ, हालांकि वाटर प्रूफ है एंड वी वर वेयरिंग द वाटर प्रूफ थिंग्स स्टिल, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बार स्नो गिरना भी शुरू हो रही है और इसके अलावा फिर हम -21 तक भी गए हैं इस दफा। दैट इज वेरी डेंजरस। लेकिन हमें इस बात की खुशी है हमारा कि आप जो है वो खैर खैरियत से वापस आ गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और जैसे कि हमारा ने बताया कि तमाम लोगों को अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए, तो आपका अगर आप एंकर ना होती तो क्या ख्वाब होता जो कि आप पूरा नहीं कर पाई? नहीं, मैंने एंकर का ही देखा था और एंकर ही बन गई। अच्छा, यानी आपका ख्वाब भी पूरा हो चुका है। पर नाजरीन, मुल्क में इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्रिकेटर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इस वक्त क्रिकेट फीवर सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि पहले एशिया कप में पाक भारत जो एक आप समझ लीजिए एक हरकत हुई थी, टाकरा होना था, फिर वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आमने सामने होंगी और इस मैच का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस मैच में अभी 3 माह बाकी हैं, लेकिन हर रोज इस हवाले से नई खबर जरूर सामने आती है। कल खबर आई थी कि भारत टीम ना सही, लेकिन भारतीय बोर्ड के सरबराह जे शाह ने पाकिस्तान आने के लिए हामी भर ली है, लेकिन अब इस खबर की तरदीद कर दी गई है। और ऐसा एक्सपेक्टेड भी था। इसी पे बात करने के लिए एक्स चेयरमैन है पीसीबी के खालिद महमूद साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, मेरा ख्याल है आपके लिए भी कोई नई बात नहीं होगी। ये मुमकिन था कि मुलाकात हुई, लेकिन जब उन्होंने आना था तो उन्होंने नहीं आना था, ये भी सबको मालूम था। तो कितना फर्क देख रहे हैं आप नजम सेठी साहब के जाने के बाद और ज़का अशरफ साहब के आने के बाद? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं मैं देख रहा। देखिए, हर किस्म की गुमराह करने वाली ख़बरें इस वक्त हम सुन रहे हैं, बल्कि ज़का अशरफ के जाने के बाद मुलाकात की ख़बरें आई, फिर इस तरह की ख़बरें आई कि जय शाह के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है उसके नतीजे में हिंदुस्तान की टीम जो है वो पाकिस्तान आने पे भी रज़ामंद हो गई है। अब उनकी तरफ से फिर तरदीद हुई है हिंदुस्तान के मीडिया में। तो ये कुछ ज़िम्मेदाराना रवश मुझे कहीं नज़र नहीं आती, और इस तरह की लोगों को उम्मीदें दिलाना, फिर उम्मीदें टूट जाना, तो मैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं देख रहा दोनों अदवार में। अच्छा, खालिद साहब, ये जानना चाहेंगे कि आपके दौर में भी जो है वो ऐसी मुश्किलात आई होंगी यकीनन, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की इतने अच्छे कोई ताल्लुकात इस हवाले से रहे नहीं है। इंडिया हमेशा से जो है वो खेल में सियासत का अमल जो है ज़्यादा रखता है। तो उस वक्त किस तरह के डिसीजन लिए गए थे, ये भी ज़रा बता दीजिएगा, ताकि आज के दौर में आज के लोग जो देख रहे हैं उन्हें भी अंदाज़ा हो कि इनका आखिर हल क्या निकलता है। क्योंकि एशिया कप एक अलग टूर्नामेंट है, टोटली डिफरेंट, आईसीसी ओन नहीं कर, आईसीसी जो ओन कर रहा है वो अक्टूबर में होने वाला वर्ल्ड कप है, जिसके लिए अलग ही कवानीन है जो टोटली बीसीसीआई को फेवर कर रहे हैं। देखिए, मेरे आप वक्त की बात कर रहे हैं, वो तो खैर काफ़ी वक्त गुजर चुका, तकरीबन 24-25 साल पहले की बात है। तो उस वक्त इससे भी मेरा ख्याल है कुछ मखदूश हालात थे। अगर आप रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने हिंदुस्तान का दौरा करना था, लेकिन वहाँ बड़ी सख्त और शदीद मुखालफत थी। इस हद तक मुखालफत थी कि जो वानखेड़े स्टेडियम है क्रिकेट बोर्ड उनका जहाँ पे दफ्तर है, वहाँ पे उन्होंने उस दफ्तर को तोड़ फोड़ दिया था, जो इस दौरे के मुखालिफ थे। फिर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो थी विकेट, वो उखाड़ फेंकी गई कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान आए। तीसरी बात मुझे याद जो पड़ती है वो ये थी कि कलकत्ता में उनके किसी आला ओहदेदार का घर था, गालबन डालमिया साहब उनका नाम था, तो वो घर भी उन्होंने उसको भी नुकसान पहुँचाया। अब पैगाम ये देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पे हरगिज़ ना आए। बिल्कुल। तो मैंने इन हालात के देखते हुए उनको जवाब भेजा अपने जो काउंटर पार्ट थे इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, कि सूरत हाल ऐसी है तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि हम आपकी तरफ आएँ।
उन्होंने कहा देखिए ये सिक्योरिटी है तो वो तो हमारी जिम्मेदारी है, आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा मैं खुद देखना चाहूँगा, क्रिकेट बोर्ड देखना चाहेगा कि आपके इंतजाम कैसे हैं। तो इस तरह हमने एक हमारा अहदेदार थे जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान फ़ौज से था, उनका नाम भिजवाया कि ये साहब आएंगे सिक्योरिटी चेक करने। तो फटाफट उनका वीज़ा लग गया, वो चले गए, हर जगह गए जहाँ जहाँ जिन मरकज़ों पे भी मैच होना था, और जाके देखा वो मुतमिन थे, उनको पूरी ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने वहीं से मुझे टेलीफोन किया कि जी हाँ सब अच्छा है। मैंने कहा वापस आ जाएं फिर बात करते हैं। वो वापस आए, मुझे इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पूछा कि जी अब क्या आपका फ़ैसला है। मैंने कहा ठीक है सिक्योरिटी तो आप संभाल लेंगे, लेकिन सियासी तौर पे तो बड़ी एक किस्म की टेंशन है, दोनों मुल्कों में भी हो गई है, तो इस तरह कैसे दौरा हो सकता है। उन्होंने कहा जी हम उसका भी इंतज़ाम करते हैं, जिसके नतीजे में उनके जो खेलों के वज़ीर थे उनकी तरफ से बयान आया कि पाकिस्तान की टीम आए, उसका इस्तकबाल किया जाएगा, बंदोबस्त अच्छे होंगे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने पूछा कि अब ठीक है। मैंने कहा नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब मामला होता है तो वज़ीर कोई ख़ास ऐसी लेवल नहीं है जिस पे बात हो, आप इससे लेवल को बढ़ाएं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 2 दिन के बाद उनके जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे अटल बिहारी वाजपेयी, और याद रखें कि उनका ताल्लुक भी इसी पार्टी से था जिसका मोदी साहब का ताल्लुक है। तो उनकी तरफ से बयान आया कि पाकिस्तान की टीम आए तो हम इसको बड़ा अच्छा बंदोबस्त कर। तो इस तरह करने के बाद आपस में गुफ्तगू, इफ़हाम व तफ़हीम, लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में। खालिद साहब अभी भी क्या आपके ख्याल में क्या ये कोशिश कम की गई है? ज़का अशरफ ने स्पेशली डर्बिन में मुलाकात की है जय शाह से और कोशिश यही की है कि भाई ये क्रिकेट में एटलीस्ट पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व ना किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान तो अपनी कोशिश करता है। भारत की हद तक ये मामला कुछ और है, सिर्फ क्रिकेट नहीं है, वहाँ पर एक प्रेशर भी है, परेशानी भी है, वहाँ पर उनकी मजबूरी है, वो लोग नहीं इस तरीके से कर रहे। क्योंकि देखिए इससे पहले अगर हम बात की जाए माजी की या दीगर ममालिक को देखा जाए, दुश्मनी अपनी जगह पर, मुआशी जो आपस में टाइज हैं वो नहीं तोड़ी जाती, मामलात चलते हैं, क्रिकेट भी चलती है, खेल भी होते हैं, लेकिन ये खेलना ही नहीं चाहते, इसकी वजह कुछ और है। जी मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इसकी वजह कुछ और है, और जो मेरी समझ में बात आती है वो भी आपके सुनने वालों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। हिंदुस्तान इससे पहले 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत चुका है। उनको एक खबत जैसे होता है ना कि जैसे हर शोबे में हमने कुछ करके दिखाना है, तो क्रिकेट में भी वो बड़ी एक सुपर पावर बनने के चक्कर में है कि 3 दफ़ा हम जीते हैं वर्ल्ड कप। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ रिकॉर्ड है कि उन्होंने इस तरह किया हुआ है। तो अब पाकिस्तान की एक मजबूत टीम है और हिंदुस्तान की जो कंडीशंस हैं, खेलने की जो हालात हैं, वो पाकिस्तान को बड़े सूट करते हैं, एक जैसी विकेटें होती हैं। तो वो मेरा ख्याल ये चाहते हैं कि कम से कम एक ऐसी टीम जिससे ख़तरा हो सकता है हार जीत का, ज़ाहिर है वो फिर दर्जा हरारत बहुत बढ़ेगा, लोगों की तवज्जो भी होगी। तो एक ऐसी टीम है जो हिंदुस्तान में अच्छा खेल सकती है। मेरा ख्याल है वो इस चक्कर में है कि किसी तरह इस टीम को बाहर रखा जाए, और इसीलिए वो उनके लिए कोई बात भी हमारे नहीं मान रहे। हमने एतराज़ किया था कि वो अहमदाबाद में मैच ना करवाया जाए, फ़लाँ जगह ना मैच हो, यानी इन सारी चीज़ों पे भी वो अड़ चुके हुए हैं, वो अपनी ज़िद पे हैं कि हम ऐसे नहीं करेंगे। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो चाह रहे हैं कि कम से कम पाकिस्तान तो इस तरह छुट्टी हो जाए, सियासी तौर पे उनको चक्कर दे के इस नहज पे ले जाया जाए कि वो कहें कि हम टीम ही नहीं भेजेंगे, तो फिर बाकी हो जाए मैदान साफ और बाकी टीमों का बंदोबस्त करेंगे। ऐसे ही खालिद साहब बिल्कुल आपकी बातों से ये हकीकत वाज़ेह हो रही है कि इंडिया की साजिश यही हो रही है इस वक्त कि इस बार वो 10 विकेटों से नहीं हारना चाह रहे वर्ल्ड कप में, इसलिए चाहते हैं पाकिस्तान के लिए ऐसे हालात बना दिए जाएं कि कम से कम हम अपनी आवाम को मुंह दिखा सकें। अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जहां पर बनाया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, वहां पर पाकिस्तान का और इंडिया का पहला मैच, पहला ही टाकरा जो है वो इतना ज़बरदस्त और इतना ग्रैंड रख दिया गया है कि अगर इंडिया हारता है तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। शायद यही डर है जिसका आपने अभी तस्करा भी किया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा खालिद साहब के अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान बोर्ड को करना क्या चाहिए? क्या हमें जाना चाहिए खेलने के लिए, या हमें अपने स्टांस पर कायम रहना चाहिए कि नहीं, अगर आप एशिया कप खेलने नहीं आए तो हाइब्रिड मॉडल बनाएं, हम वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे? आपकी क्या राय है? देखिए मैं इस पे बहुत दफ़ा राय दे चुका हूँ
मैं समझता हूँ कि हमें असूल पे ही कायम रहना चाहिए, और असूल ये है कि जैसे हमें एशिया कप अलॉट हुआ था तो एशिया कप पाकिस्तान में होना था। हमें इसरार करना चाहिए था कि हिंदुस्तान यहाँ आके खेले अगर खेलना चाहता है। अगर नहीं खेलना चाहता, सियासी वजूहात हैं, जो भी उनकी वजूहात है, तो वो ना खेलें, उनके मैच जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और बाकी पाकिस्तान जीत के तो एशिया का चैम्पियन बन जाता। तो हमें वहाँ हाइब्रिड मॉडल की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह अब जब हम उनके ख़िलाफ़ बयान देते हैं कि वो क्रिकेट और सियासत को इकट्ठा कर रहे हैं और क्रिकेट को एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हमें खुद ऐसे नहीं करना चाहिए। जबरदस्त जी, उसूल पे कायम रहना चाहिए। खालिद साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया है। और सहरिश, वाकई जब बात उसूल की आ जाए तो फिर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने था। और नुकसान होता है, हो जाए, हाँ हो जाए जी, उसूल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा जी। अब हम भी डट के खड़े हैं। आओ जी देख लेते हैं BCCI को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और बड़ी अहम खबर है, और कल से ही गर्दिश में रही है खबर। कराची गुलिस्तान जौहर में खातून को हिरासत करने वाला मुलजिम अभी तक जो है वो गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। हैरान कुन बात यह है कि हमारी काबिल सिंध पुलिस को इतना अंदाज़ा भी नहीं कि किसी एक कंपनी की, एक मॉडल की, एक जैसी 50,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें बेक वक्त चंद किलोमीटर में ही घूम रही होती हैं। क्या इस बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार करके उसके पूरे ख़ानदान की इज्जत को दाव पे लगा देना ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत नहीं, ये तो खैर जिन्होंने किया है। वैसे इतनी अजीब सी बात है ये कि मतलब ये एक कॉमन सेंस की बात है कि सबको पता है कि इस कंपनी की बाइक सारी एक जैसी लगती है, तो नंबर प्लेट से पता चलेगा। और आई थिंक सो मैंने किसी जगह पे खबर पढ़ी कि उसकी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी बिल्कुल। तभी वो नहीं पकड़ा जा रहा। सालिक शाह हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं सालिक की आखिर क्या हुआ है। मैं भी ये समझ बैठी थी कि पकड़ा गया है, तभी मैंने बोला फाइनली पकड़ा गया, और ये बाद में दावा निकला। गुलिस्तान जौहर के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 हुसैन मुगल हज़ारा गोड से मुत्तसिल गलियों पर 3 जुलाई 2023 की दोपहर 11:30 बजे हरासमेंट का पेश आने वाला वाक़या 10-11 रोज़ गुजर जाने के बावजूद पुलिस के लिए मुअम्मा बना हुआ है। और जो मुलजिम जिसने वो शर्मनाक हरकत की थी, राह चलती हुई लड़की को उसने पकड़ने की कोशिश की थी, उस मुलजिम का ताहाल पुलिस कुछ सुराग नहीं लगा सकी। इस हवाले से पुलिस के ज़राए ये बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की पूरी पुलिस उस मुलजिम को तलाश कर रही है, जिसकी तलाश में गुलिस्तान जौहर के अलावा पहलवान गोड, हुसैन हज़ारा गोड, मुगल गोड और मुगल हज़ारा गोड जो है और उसके अलावा शांति नगर और डालमिया तक के इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है। उसके अलावा कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए मुश्तबा जो घर थे उनकी भी तलाशी ली है, ताहम पुलिस को किसी भी किस्म की कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी। इस हवाले से पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि उस मुलजिम की तलाश में पुलिस ने करीबन 150 घर जो हैं उनकी सर्चिंग की है, जबकि 900 घर जो पहलवान गोड के इलाके में मौजूद हैं उनकी भी सर्चिंग की गई है, जहाँ पर लेडी सर्चेस की वजह से उन घरों को तलाश किया गया था। वहाँ पर उस मुलजिम की तलाश के हवाले से छापे मारे गए थे, जबकि पुलिस ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 150 के करीब जो खवातीन हैं उनको, जो बंगलों पे काम करने वाली जो खवातीन हैं उनको भी इंटेरोगेट किया गया है, ताकि उस लड़की का पता चलाया जा सके जो घरों में, जो लड़की मुबैना तौर पर घरों में काम करने वाली लड़की थी जिसको हरासमेंट का निशाना बनाया गया था। जबकि ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि पुलिस हुक्काम ने मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने सर्चिंग और सर्च ऑपरेशन के साथ साथ उन्होंने जो मुश्तबा जो गैराज है, पेट्रोल पंप हैं और उसके अलावा जो आने जाने वाली सड़कें हैं उनकी भी CCTV फुटेजेस हासिल की हैं, ताहम पुलिस को किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं मिल सकी। वाज़ह है कि जो मुल्ज़िम है, सालिक आपने हमें अपडेट किया। और जलिया नाजरीन के अभी तक जो है वो कोशिशें जारी हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस शख्स को, इस घिनौने शख्स को जो है वो पकड़ लिया जाएगा। इसके लिए आवाम से भी जो है वो मदद दरकार है। खैर इसी बारे में फहीम जितनी एफर्ट्स की जा रही है ना, बिलाखिर इसने पकड़े जाना है, डेफिनेटली पकड़े जाना है और इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए जुर्म जितनी देर तक भी मुजरिम जो है वो घूमता फिरता रहे, लेकिन वो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। और ये तो एक दिमागी मरीज है, इसके बारे में एक डॉक्टर से बेहतर मेरे ख्याल में सारिश और कोई नहीं जान सकते। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोइस, उनसे बात कर लेते हैं और पता करते हैं कि इस शख्स की दिमागी हालत ऐसी क्यों है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्र है कि मीडिया ने इस किस्म की हरकतें जो हो रही है इस वक्त हमारे माशरे में, इसको
मंजर आम पे ला रहा है, सामने ला रहा है और मुसलसल इसके ऊपर बात हो रही है। ऐसे डॉक्टर साहब एक सवाल ले लीजिएगा प्लीज, फिर उसके साथ आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए ऐसे लाखों करोड़ों शख्स हमारे माशरे में, दुनिया में घूम रहे हैं जो कि जहनी मरीज हैं। घर में जब ऐसा कोई जहनी मरीज होता है तो लोग उससे बात नहीं करते, क्योंकि हर दिमागी बीमारी को लोग पागलपन समझते हैं, ना ही वो खुद से जो है वो इस बात को एक्सप्लेन कर पाता है। मैं चाहूंगा कि ऐसे मरीजों की जो नफ्सियात है आप उससे शुरू करें, ताकि फिर जाकर के आवाम को यह पता चल सके कि हमारे आसपास ऐसे नफ्सियाती कितने लोग घूम रहे हैं। देखिए, पहली तो बात ये कि इंसान नफ्सियाती बनता क्यों है। आप इन लड़की की बात कर रहे हैं, इसने तो सरेआम एक हरकत की जिससे पता चला कि ये कोई एबनॉर्मल किस्म का आदमी है। मगर आपको नहीं पता कि इस वक्त माशरे में कई ऐसे लोग हैं जो नफ्सियाती मरीज हैं, मगर उनका पता नहीं चलता क्योंकि उन्होंने अब तक कोई ऐसी हरकत नहीं की। आपके माशरे में तलाक का रुझान नफ्सियात की वजह से है, मर्द हो या औरत हो। चोरी चकारी नफ्सियात की वजह से, गन पॉइंट पे स्नैचिंग हालात की वजह से, मगर इसमें नफ्सियात का अमल दखल भी है। तो पहले तो ये देखना है कि माशरे में अगर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें इंसान जुर्म करने के बाद डरे या जुर्म करते हुए डरे कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे सजा होगी और मेरी माशरे में बदनामी होगी, तो वो जुर्म नहीं करेगा या कम से कम होंगे जराइम। जराइम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने लोगों को वो सहूलतें मुहैया नहीं की। मिसाल के तौर पर एक शख्स भूखा है, खाने को नहीं है, तो वो चोरी करेगा। अब ये जो नौजवान के अंदर एक रुझान पैदा हुआ है, जिनसी रुझान जो पैदा हुआ है, वो इसकी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। और खासकर मैं इस नौजवान की भी बात करूंगा। देखिए, आपका सोशल मीडिया, इंटरनेट आपको हर वो चीज दिखाता है जो उसूलन नहीं देखनी चाहिए बच्चों को। बच्चे, नौजवान ये चीजें देखते हैं। अब एक इश्तियाल पैदा होता है, जिनसे इश्तियाल। दूसरा, एक हार्मोनल चेंजेस आते हैं 14 साल की एज के बाद बच्चों के अंदर, बिलखुसूस लड़कों में बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ता है। जब ये बढ़ता है तो उसके पास उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए कोई वेन्यू नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल, ये एनर्जी कैसे चैनलाइज होती है? बाहर मुल्कों में स्पोर्ट्स, एथलेटिक, इस किस्म की चीजों में बच्चा जाता है, पसीना निकलता है, थक हार के घर पे आता है। ये वो तरीके जिससे ये एनर्जी निकल सके और बच्चा जो है वो एक सेहतमंद माशरे में एक सेहतमंद फर्द बन के रह सके। अनफॉर्चुनेटली यहाँ स्कूल तो है मगर ग्राउंड नहीं है, और कई पार्क ऐसे हैं जिसके ऊपर अब बड़े बड़े बिल्डिंगें बन चुकी है। तो अब ये बच्चे जाएंगे कहाँ पर? तो ये आहिस्ता आहिस्ता नफ्सियाती बनते। एक बात मैं आज आपको बता दूं कि अगर एक कोई शख्स को नफ्सियाती प्रॉब्लम है, अगर वो बहुत ज्यादा वक्त अपने सेल फोन पे, सोशल मीडिया पे सर्व करता है, तो उसका नफ्सियाती मर्ज और बढ़ता जाएगा। तो उसका इलाज सबसे अच्छा ये है कि लोग अपने दोस्तों में जाएं, बाहर जाएं, घर से बाहर निकले, स्पोर्ट्स, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें वो इन्वॉल्व हो, तो फिर ये नफ्सियाती प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अच्छा, मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब, इसकी जो जड़ है उस पर भी थोड़ा काम होना चाहिए। ये जो अभी मोबाइल पर जो कंटेंट देखा जाता है और उसके बाद ये जो सारी आपने सिचुएशन बयान की है, इस पर मैं आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ा सा गाइड करें पेरेंट्स को कि ये गैजेट का इस्तेमाल किस तरह कंट्रोल किया जाए, बच्चों को रागिब कैसे किया जाए कि वो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ आए, बजाय इसके कि वो घर में पड़े रहें और मोबाइल्स देखते रहें और पेरेंट्स भी इस पर खामोश हैं कि ज्यादा लम्हा फिक्री आए। देखिए, पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व है, पेरेंट्स खुद लेके, मतलब एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बीवी मुझे एक दफा मिली एक वर्कशॉप में, मुझसे कहती है कि मेरा हस्बैंड सुबह उठ के सबसे पहले सोशल मीडिया देखता है, पलंग पे लेटे लेटे पहले ये करता है, अल्लाह रसूल का नाम नहीं, सोशल मीडिया देखता है। तो अगर तो माँ बाप भी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उनका अपना भी है ना, वो सोशल मीडिया ने ऐसा इन्वॉल्व कर दिया है। जहां इसके फायदे हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे फायदे भी हैं, वहां नुकसान भी बहुत है। तो माँ बाप को मॉनिटर करना पड़ेगा। कितने सालों से ये बात कही जा रही है कि माँ बाप होश में आए, आपकी नस्ल बर्बाद हो रही है, आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ये बेटियां शादी करके अगर जाएंगी भी तो तलाक हो जाएंगी, बिकॉज वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके लिए जो ये वर्चुअल रियलिटी वाली दुनिया है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस दुनिया को हकीकत मानने लगी है। इसी तरह लड़कों के साथ प्रॉब्लम होगा। अब माँ बाप जब तक देखें, और कोई रास्ता नहीं, हुकूमत नहीं रोक सकती, इस कंटेंट को आप नहीं रोक सकते। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, इंटरनेट के बगैर आपकी जिंदगी मुमकिन नहीं है। तो अब माँ बाप को तवज्जो देनी पड़ेगी कि मेरा बच्चा बैठा हुआ है सेल फोन लेकर, वो क्या देख रहा है, ये माँ बाप को सख्ती करनी पड़ेगी। और मैं तो ये समझता हूं कि स्कूल्स के अंदर ये लाजिम हो जाए कि 14-15 साल तक का बच्चा अगर स्कूल आता है तो उसके पास मोबाइल फोन नहीं हो।
अगर कोई इमरजेंसी हो तो स्कूल के फोन से माँ बाप को फोन किया जाए। ये क्यों नहीं बंद करते आप स्कूल क्यों नहीं करती इस चीज को बंद? बच्चों को कम से कम जो स्कूल के टाइमिंग है उसमें तो बच्चा मोबाइल फोन से नहीं खेलेगा या मोबाइल फोन उसके पास नहीं होगा। घर पे आने के बाद माँ बाप फिक्स कर लेंगे, ठीक है 1 घंटा या 2 घंटे मैं तुम्हें फोन दूंगी, मगर मैं चेक करूंगी कि तुम फोन पे क्या देख रहे हो, क्योंकि बाद में ये तो आपने जो तजवीज दी है ये खैर काफी अरसे से चल रही है और माँ बाप अपनी जान छुड़ाने के लिए ज्यादातर जो है माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को फोन पकड़ा देते कि लो भाई तुम इसके ऊपर ब्राउजिंग करते रहो, हमें अपनी लाइफ सुकून से जीने दो। ये एक अलमिया अलग है। सवाल मेरा आपसे इस वाकये को लेकर के एक बार फिर यही है कि ऐसे ज़हनी मरीजों की निशानदही हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो हमारी सराउंडिंग में कोई ऐसे सिम्टम्स, कोई ऐसी चीजें जो कि जिससे जाहिर हो सके कि ये किसी तकलीफ में भाई इलाज की इन्हें जरूरत है या ये ज़हनी तौर पर सही नहीं है, उनकी निशानदही अगर आप फरमाएंगे डॉक्टर साहब तो ज्यादा इजी रहेगा। देखिए इसकी बहुत सारी निशानियां। फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर माँ बाप देखे कि बच्चा बातें कम कर रहा है, अपने कमरे में ज्यादा रह रहा है और उसके कमरे के अंदर कोई ऐसा मवाद मिले, या बच्चा जो है वो गुस्सा ज्यादा करने लगा है, छोटी छोटी बातों पे वो चिढ़ने लगा है, अपनी स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई में उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो ये इंडिकेशन हो जाती है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, कोई ना कोई उस चीज उसको परेशान कर रही है। ठीक है, सही। वहां से फिर इन्वेस्टिगेशन का आगाज होता है। दूसरा, अदरवाइज घर से बाहर दोस्त अगर एक दूसरे को पर ध्यान रखे कि मेरे दोस्त के बिहेवियर में, रवैये में फर्क आ गया है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अपोजिट सेक्स की बात करना या इस किस्म की चीजें की बात करना जिससे ये रुझान पैदा हो कि इसके अंदर कोई कश्मकश चल रही है या उसका जिनसी रुझान जो रगबत है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो कम से कम दोस्त इस चीज का ख्याल रखे ना। देखिए हमें करना ही होगा, अगर इस माशरे को ठीक करना है तो हम में से हर शख्स दूसरे शख्स की जिम्मेदारी ले कि हम दूसरों पे नजर रखें और कोई हम पर नजर रखे। जहां कोई हमें माशरे को ठीक करना है तो हमें एक दूसरे की जिम्मेदारी लेनी होगी। डॉक्टर साहब बहुत ही जबरदस्त आपका मशवरा हम तक पहुंचा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ थे। इंशाल्लाह आपको जहमत देंगे आइंदा भी बात करने के लिए। तो सहरी डॉक्टर साहब ने जितनी भी निशानियां बताई हैं ना कि जी लोग फारिग बैठे रहते हैं, घर में होते हैं, काम नहीं करते, एक्टिविटीज नहीं करते, इस वजह से ऐसे मरीज हो जाते हैं। मैं वैसे आपको बात बताऊं फहीम, मेरी नजर में एक छोटा सा मशवरा है जो जितनी मेरी अकल है उसके मुताबिक, हम लोग इतने बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में, हम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम बच्चों के साथ 1 घंटा 2 घंटे कम से कम इस तरह गुजारें कि ना हमारे पास मोबाइल हो ना टीवी हो, हम उनसे बैठ के बात करें, उनसे पूछें कि उनके जहन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। जब हम ये टाइम देंगे ना तो हमें किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। अपनी औलाद को वालिदैन ज्यादा बेहतर समझते हैं, वो चेंज ज्यादा खुद बेहतर फील कर सकते हैं, वो करेंगे। बेहतरीन थेरेपी यही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए तमाम वालिदैन को। और इसी के अपोजिट जो अभी आपने एक स्टोरी देखी है नाज़रीन, उससे टोटल 360 डिग्री अगर हम चेंज कर दें तो आपको एक ऐसे शख्स से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड फाइटर मौजूद हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पर अपना नाम बनाने के बाद अब इंटरनेशनल लेवल पर सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद करने का बेड़ा उठा लिया है। अजीम खान यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, बात भी करवाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उन्हें लड़ते हुए भी। बिल्कुल फहीम, मैं एक बात सोचने पे मजबूर हूँ, ये क्या खाते हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले, इनके बच्चे ऐसे निकल के आ रहे हैं और माशाल्लाह से ना सिर्फ नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सारिश ये खाते हैं ऑर्गेनिक फूड, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर हैं और इसी वजह से ये सब चल रहा है। खैर जिट्सू नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जो है वो हासिल कर चुके हैं, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, जिसके बाद अब अजीम जनवरी में ताजिकिस्तान में होने वाली किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जा रहे हैं। अभी हमारे मेहमान हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम खान, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सर आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप ऑर्गेनिक फूड खाते हैं? ऑर्गेनिक खा रहे हैं ना, जो अम्मी बनाती है घर पे, जो अम्मी बनाती है ऑर्गेनिक ही होता है मेरे दोस्त, बस ये सबसे अच्छी बात आपने कर दी है। अच्छा, फाइटिंग का सिलसिला कब से शुरू हुआ, कब आपको लगा कि मैं फाइटर बनूंगा? इंस्पिरेशन आपकी खुबैब या मैग्रा, कौन? मेरा शुरू हुआ, मैंने PS4 खेलता था, उसमें मैंने UFC 3 की गेम डाउनलोड की। ओहो, वो जब डाउनलोड की, वो खेल रहा था, तब मुझे पता चला मेरे घर के पास जिम है फाइट फोर्ट्रेस। मैं G11 में रहता था और हमारे मतलब मरकज़ में ही फाइट फोर्ट्रेस था। मैंने वैसे ही कहा जाके देखता हूँ क्या उधर होता है क्या वगैरह। तो उधर जब मैं पहली दफ़ा गया, मैंने देखा तो बस मुझे मतलब बहुत
मतलब मज़ा आया, क्योंकि बचपन से मैं इन्हीं चीज़ों में मैं चाहता था कि कोई ऐसे स्पोर्ट्स हो जिसमें मतलब फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, जैसे कराटे मैंने किया था, लेकिन उसमें ये होता है कि स्लो है थोड़ा, टच होता है, वो रोक देते हैं, वापस पीछे कर देते हैं, पॉइंट गेम है आपको अच्छी तरह दुर्गत बनानी थी, डिफेंसिव था वो, आपको ऑफेंसिव होना था। मैं क्योंकि वो फिर जितनी हम कोशिश करते हैं अच्छी पोजीशन की, वो पॉइंट ले लें फिर वापस शुरू से करते हैं, तो मैं कह रहा था कि ऐसा हो कि जितनी मेहनत की आगे फिर उसको कंटिन्यू भी जब बंदा आपने करता गेम डाउनलोड किया तो कितनी डांट पड़ती थी हर वक्त खेलते रहने से? ये बताएं आप। मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कहता था, कोई सुबह से शाम तक मैं गेम ही बच्चों को खराब ना करें आप, बच्चों को खराब ना करें। नहीं, बच्चे सुधार दिए ना इन्होंने, जिम ज्वाइन कर लिया, फिर उसी के जिम बाद ज्वाइन कर लिया। ये बताएं ज़्यादा अच्छी बात ये है, सिर्फ इंस्पिरेशन के तौर पर हम यहाँ पर कर रहे हैं इस्तेमाल, वो ये कह नहीं रहा आपको कि भाई 6-7 घंटे या सुबह से शाम तक गेम खेलते रहे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एम क्या है, अब क्या सोचा है? यूएफसी लड़ना है, ये तो सबको ही है इंशाल्लाह। यूएफसी जो है वहां तक पहुंचने का तरीकाकार क्या है? अभी मैं एमेच्योर फाइटर हूँ, और एमेच्योर करियर आपका ऐसे आप कह लें कि आपकी एक इंटर्नशिप है, आप एक्सपीरियंस अपना मतलब गेन कर रहे हैं, क्योंकि आगे आपने प्रोफेशनल कम्पीट करना है। ये आर्टिकलशिप है आपकी, वो सीए वाले जो कर रहे होते हैं तकरीबन ऐसे ही है। अभी मेरी अभी 5 फाइट्स हो चुकी हैं, 4-1 मेरा रिकॉर्ड है, 4 विंस 1 लॉस, और जितनी मेरी विंस है सारी मेरी फिनिश पे है, दो विंस मेरी सबमिशन पे, 2 विंस मेरी टीकेओ पे है, टेक्निकल नॉकआउट। क्या बात है। अच्छा, मुझे अब जरा ये तो बताएं, ट्रेनिंग कितना टाइम करते हैं? मैं ट्रेनिंग दिन में कोई 4-4.5 घंटे करता हूँ आजकल। और स्टडीज में क्या चल रहा है? स्टडीज में अभी यूनी में ज्वाइन करने वाला हूँ सितंबर को। बैचलर्स की इंटरमीडिएट किया आपने? जी। और अब बैचलर्स शुरू करना है। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किक बॉक्सिंग बेसिकली तो माउ थाई ही है, लेकिन आप एशिया में इतनी ज्यादा आपने फाइट्स की हैं, माउ थाई जो ऑथेंटिक है, जो कि असली है, उस फाइट को कभी एंजॉय करने का मौका मिला? असल में मतलब किक बॉक्सिंग भी मजे का स्पोर्ट है, लेकिन मैं एमएमए करता हूँ, इसमें सब कुछ है, रेसलिंग है, ग्रैपलिंग है, चोक, सब कुछ है। तो मैंने की हुई है किक बॉक्सिंग फाइट्स, मैंने की हुई है, मैंने 2 किक बॉक्सिंग फाइट्स की हुई है नेशनल लेवल पे, और दोनों में जीता हूँ, दोनों मेरी टीकेओ पे हुई थी, टेक्निकल नॉकआउट पे मैं जीता था। फिर मैंने 3 बॉक्सिंग फाइट्स की हैं, जिसमें मेरा 2-1 रिकॉर्ड है। अभी पिछली फाइट मेरी पिछले महीने ही थी, उस्मान वजीर प्रमोशंस में गिलगित में मैंने की थी, अपने होम टाउन में फाइट की थी, तो उधर भी खेलने का बड़ा मजा है। माशाल्लाह, उनका तो नाम है, वो तो बड़ा अच्छा खेलते हैं। उस्मान वजीर ने एक काम जो किया है वो सारों के सामने, कि पाकिस्तान में स्पोर्ट लेके आए, बाकी बाहर जाके लड़के वापस आ जाते हैं। उस्मान वजीर ने ये किया है कि मतलब हम अपने पाकिस्तान में हम मतलब हमारे लिए इवेंट्स लेके आए, हमें और मौका मिल रहा है अपने मतलब स्किल शोकेस करने का, और मुझे पहली दफा मौका मिला कि अपने होम टाउन में उधर। आपके घर में कोई और भी है जो कि इस फील्ड से है, या फिर बस आप ही हैं? नहीं, खाली मैं। अच्छा, और किसी सपोर्टिंग एक्टिविटी में कोई भी नहीं है? मेरा भाई है, लेकिन वो हिस्ट्री ज्योग्राफी में कुछ ज्यादा है ना, वो स्पोर्ट्स में नहीं है। कोई नहीं, हम भी लूडो ही खेलते हैं भाई, स्पोर्ट्स के नाम पे खाली। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा, अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, क्योंकि एमएमए को जो है बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और एक ऐसे समझ लीजिए कि यूएफसी का जो टूर्नामेंट है वो तो पूरी दुनिया भरपूर तरीके से फॉलो भी करती है, देखती भी है। तो अगर आप ये एज अ फाइटर बात की जाए, तो आर यू गुड ऑफेंसिव फाइटर, डिफेंडर और अ चोकर? मैं ऐसे आप बोलें कि काउंटर फाइटर हूँ। काउंटर फाइटर ऐसे होते हैं कि वो अपने ओपोनेंट का इंतजार करता है अटैक करने का, और वो अटैक करता है, उसमें मैं मौका ढूंढता हूँ अपना काउंटर मतलब। और तब तक पिटते रहते हैं? नहीं अभी तक थकाते रहते हैं। अभी तक इंशाल्लाह जितनी मेरी फाइट्स हुई हैं, किसी में मैंने डैमेज नहीं लिया अभी तक। अच्छा, एक ट्रेनिंग में मुझे कट्स आए हैं, फाइट में मुझे आज तक कोई कट नहीं आया। अच्छा, कभी समटाइम आई थिंक इसमें पंच भी होते हैं ना? पंच किक सब कुछ है, सब कुछ है। तो ये पंच ये बड़ा डेंजरस है, और यंग लड़के का किसी का दांत वांत टूट जाए। असल में सारों के मिसकंसेप्शन है ना कि खाली मारना सिखाते हैं। हाँ। ये गेम ऐसी है कि मारना सिखाते हैं, लेकिन अपने आप को डिफेंड करना भी सिखाते हैं। जितना हम मारते हैं उतना हम अपने आप को मतलब डिफेंड भी कर सकते हैं। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें क्या मशवरा देंगे आप? उन्हें मशवरा ये दूंगा कि जल्दी से जल्दी जिम जाके मेंबरशिप ले लें। अब फाइटिंग करनी है नहीं करनी वो अपनी मर्जी है, वो जिसको घर से पेरेंट्स कहते हैं नहीं कहते, लेकिन मेनली उनका इनिशिएटिव ये होना चाहिए अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए वो ये शुरू करें, क्योंकि ज़रूर काम आता है। अगर आपने फाइट नहीं करनी तो आपके सेल्फ डिफेंस में ज़रूर काम आता है। अच्छा अजीम, ये बताइए सबसे पहले जो कि सबका इस वक्त जितने भी लोग फाइटर बनना चाहते हैं या जो भी कराटे वगैरह सीखना चाहते हैं, उनका फेयर जो है वो है उनकी नाक बीच में आ जाती है। ये बताएं सबसे पहले जो है वो फाइट के दौरान ये टूटी या ट्रेनिंग में ही टूटी है? क्योंकि टूटी तो कंफर्म है। टूटी नहीं, ऑलमोस्ट टूटने वाली थी। ट्रेनिंग में जिम में ही टूटी थी। मेरे टीममेट है
शहाब अली नाम है उसका। बहुत अच्छा फाइटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है। उसके साथ थोड़ा बहुत ये हुआ था, मेरी नाक टूटी नहीं थी, ऑलमोस्ट टूट गई थी। लेकिन अब हम जिधर ट्रेन करते हैं फीचर्स जन E11 में, अंडर कोच है तशाम और कोच है अलम, पाकिस्तान के बेस्ट कोचेस, उनसे अच्छा कोई कोच नहीं है जितना मुझे पता है। और उनके अंडर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारी टीम में मतलब एक से एक बेहतर फाइटर है। और हमें अगर मौका मिल रहा है, आगे इवेंट्स हो रहे हैं, हम इवेंट्स में कम्पीट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे ऐसे ही चलता रहा तो हम पाकिस्तान के लिए कुछ कुछ करेंगे। कहाँ जाएंगे? मैं ताजिकिस्तान पिछले साल गया था, मैंने उधर पाकिस्तान। अभी इंशाल्लाह एमेचर इवेंट्स हो रहे हैं, इसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो अक्टूबर तक एशियन चैंपियनशिप हो रही है और उसके बाद जैन या फरवरी में गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कौन सा मेडल लेके आएंगे बता दें पहले ही। इंशाल्लाह उम्मीद तो गोल्ड की है, क्योंकि अभी 3 इवेंट्स हुए हैं ग्रैपलिंग के और तीनों में मैं बैक टू बैक गोल्ड लेके आया हूँ। बॉक्सिंग फाइट मेरी विन थी और पिछली MMA फाइट्स में बैक टू बैक जीत रहा हूँ, खाली एक हारा हूँ। तो मैं अभी ऑन रोल जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आ जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं ना लें। मैं अभी आपसे फाइट चैलेंज कर देता, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अभी आप 1-4 के स्ट्रीक पे चल रहे हैं, जरा हल्के आए आप, जरा हल्के आए, तो मैंने कहा रहने देते हैं। चले जनाब, मेरा ख्याल है कि शुक्रिया अदा करते हैं। अब अजीम, आपका मोर पावर टू यू। ऐसे ही आप जनाब चमकते रहें, मुल्क का नाम रोशन करते रहें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी जब आप जीत के आएंगे, गोल्ड लेके आएंगे। अब एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार तो फिर आप खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और सियासत पर बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, खेलों की भी हमने काफी बात कर ली है। अब मुल्क को दरपेश मसाइल में से एक बहुत ही बड़ा मसला है सैरिश, जिसके बारे में आप इस वक्त बिल्कुल, इस वक्त फहीम पाकिस्तान में इस साल भी सैलाब का शदीद खतरा है। पड़ोसी मुल्क भारत में रिकॉर्ड हैवी रेन ने पाकिस्तान में सैलाब के खतरे को मजीद बढ़ा दिया है। और ये जो आबी दहशतगर्दी है ये लोग हर साल करते हैं। एक साथ 30 रियासतों में शदीद बारिशों के बाद भारत में सैलाबी सूरत हाल है। 100 साल के बाद दरियाए ब्यास में भी बताया जा रहा है कि बिफर गया है, जबकि दरियाए जमुना का पानी बिफर गया है। भारत इस वक्त यकीनन मजीद पानी का खराज करेगा, जिससे रावी और सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद होगी। इस वक्त कसूर के दरियाए सतलुज में पानी की सतह 20 फीट तक पहुंच गई है। कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। राजनपुर की बात करें, वहां भी दरियाए सिंध में इस वक्त बहाव 1,86,000 क्यूसिक है। इसी सारी सूरत हाल पर फहीम हम बात करते हैं। इस वक्त हमें तर्जुमान PDM में ज्वाइन कर चुके हैं तसव्वुर चौधरी साहब। तसव्वुर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तसव्वुर साहब, मुझे बताइएगा कि ऑन ग्राउंड क्या रियलिटीज हैं, सिचुएशन कितनी खराब है, हमें कितनी परेशान होने की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरियाए सतलुज में इस वक्त जो है सैलाबी सूरत हाल है। दरमियाने दर्जे का सैलाब गंडा सिंह के मकाम पर मौजूद है जी, और ऊंचे दर्जे के सैलाब की तवक्को की जा रही है। इस हवाले से जितनी भी दरिया सतलुज से मुंसलिक इंतजामिया है, जितने हमारे जिला हैं, वहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया है और सायरन बजाकर देहातों को जो है खाली करवाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। काफी आबादियां जो है वज़ीर आब आई हैं। कसूर में 5,000 से ज्यादा लोगों को हमने इवैक्यूएट कर लिया है और 1500 से ज्यादा लोगों को पानी से निकाला गया जी, रेस्क्यू किया गया। मैं आपको बताऊं तो जिला कसूर में 11 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं और 211 एहलकार तैनात हैं। उसके बाद उकाड़ा आ जाता है, वहाँ पे 12 रिलीफ कैंप कायम किए हुए इंतजामिया ने। विहाड़ी में भी 12 रिलीफ कैंप हैं और पाकपतन में 20 रिलीफ कैंप है। बहावल नगर में 26 रिलीफ कैंप कायम है और 578 एहलकार बहावल नगर में तैनात किए हुए हैं, जो तमाम तर सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं जी। सही। अच्छा, ये जानना चाहूंगा तसव्वुर साहब कि जब ये पानी छोड़ा जाता है हर बार, तो हमारी जो ज़रई ज़मीन है, जो हमारी फसलें तैयार हैं, जिसमें गंदम और चावल इस वक्त तैयार खड़ा है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इस वक्त क्या अंदाज़ा लगाया गया है कि अगर इस पानी की सतह सैलाबी रेले में तब्दील होती है तो हमें कितना नुकसान इस वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा भारत की इस हरकत की वजह से? देखें, इस वक्त जो मामला है, दरिया के पेट में लोगों ने फसलें आबाद की हुई हैं, वो ज़ेरे आबाद हैं और जो छोटे देहात हैं, करीबी दरिया से मुंसलिक जो करीबी देहात हैं, वो भी ज़ेरे आब हैं। ये जो दरिया इंडिया ने पानी छोड़ा है, इससे फसलें, जारी बात है फसलों का भी नुकसान है। लोगों के मवेशियों को मुंतकिल करने के लिए हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है। लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से उनको
रिक्वेस्ट करके उनको महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उनकी जो है जिंदगियों को बचाया जाए और इंसानी जानों का ज़िया जो है वो किसी सूरत बिल्कुल। तसव्वुर साहब मुझे एक बात बताइएगा, जाहिर है आप लोग तर्जुमान भी हैं PDMA के, फिर आप लोग सिचुएशन को ज्यादा करीब से देख रहे होते हैं हमारी निस्बत, तो क्या आप लोग सोचते हैं इस पर होना क्या चाहिए? अब ये आबी दहशतगर्दी पर भारत से किस तरह बात होनी चाहिए, कुछ आपकी भी राय होगी, क्योंकि ये सिलसिला हम देखते हैं हर साल होता है, पुल टूट जाते हैं, देहात डूब जाते हैं, लोगों का नुकसान होता है, फसलें तबाह होती हैं, बस ये होता है हर साल। देखें, ये हुकूमती मामला है। हुकूमत अपने तौर पे वो उनके साथ भारत के साथ कोशिश कर रही है ये मामला तय करने की। मामला पहले भी तय हैं लेकिन उसके बावजूद भारत बार बार पानी छोड़ देता है। और मैं आपको बताता चलूं कि रिलीफ कमिश्नर पंजाब जो है, पंजाब के दौरों पर है, DGPDM में इमरान कुरैशी साहब तूफानी दौरे कर रहे हैं। जैसा कि पहले कसूर का 2 दिन पहले उन्होंने दौरा किया, फिर डेरा गाजी खान का दौरा किया, फिर जंग का अभी भी DGPDM में ऑपरेशन की निगरानी कसूर में इस वक्त कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की। और इसमें कोशिश की जा रही है कि लोगों की जिंदगियों को बचाया जाए। और जो सैलाब में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी है, आलात है, वो PDMA ने वो पहले ही तमाम अजला को फराहम कर दी है और PDMA ने तमाम दरियाओं की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है जी। अच्छा, PDMA कड़ी नजर रखे हुए। अच्छा, अब ये भी बताइएगा तसव्वुर साहब, अभी आप लोग ये कड़ी नजर भी रखे हुए हैं, कंट्रोल रूम भी कायम होगा, दौरे भी हंगामी हो रहे हैं, तो पेशगी जो इंतजाम किए जाते हैं कुछ उसके बारे में बताइएगा, वो क्या होते हैं? देखें, पेशगी इंतजामात यही होते हैं कि हमें पानी का खतरा, जिस भी दरिया में, जिस भी नहर में पानी का खतरा हो, वहाँ के इर्द गिर्द जो तमाम देहात हैं उनको प्रॉपर तौर पे हम जो है ना अलर्ट जारी करते हैं, इंतजामिया को अलर्ट जारी करते हैं और उनको महफूज मकामात तक मुंतकिल करते हैं। उसके बाद दरिया से मुंसलिक जितने, जहाँ पे हमें खतरा होता है, दरिया से मुंसलिक जितने जिला होते हैं वहाँ पे हम रिलीफ कैंप का क़याम अमल में लाते हैं, लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, उनको खाने पीने की और जानवरों के लिए चारे की, अद्वियात की तमाम तर सहूलियात दी जाती हैं। ये देखें, इंसानी कोशिश है जो हम कर रहे हैं और भरपूर तरीके से कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब भी इसको मुसलसल जो है देख रहे हैं, वो भी दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह के। कसूर जैसा कि रात को 1 बजे वो गए हैं और कल जंग का दौरा किया है। इसमें भरपूर कोशिश की जा रही है। ठीक है तसव्वुर साहब, लेकिन इस पर होना ये चाहिए कि भारत के साथ सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए ताकि ये आबी दहशतगर्दी का सिलसिला किसी सूरत रुकना चाहिए, क्योंकि देखिए कानून मौजूद है, आपस में बातचीत हुई है, तो फिर क्यों वो ये हरकत करते हैं और हर दफा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तसव्वुर साहब। माहिदा हो रखा है, बहुत सारे माहिदे हुए हैं लेकिन किसी की भी पासदारी नहीं हो रही है। खैर, लाहौर से हमारे नुमाइंदे जो हैं शौकत अली भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं इसी सिलसिले में। जी शौकत, बताइएगा सिचुएशन क्या है? जी, दरिया सतलुज बिफर गया है और ये कहा जा रहा है कि भारतीय आबी जहारियत हुई है, लेकिन इसमें यह भी देखना है कि पाकिस्तान ने डैम नहीं बनाए, इसकी वजह से भी एक है कि हर साल यहाँ तबाही होती है। और अगर जो दरिया सतलुज की बात करें तो वहाँ इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है और यहाँ पर जो पानी की सतह है इस वक्त 1,14,260 क्यूसिक फिट है। जबकि सलमानगी की बात करें तो यहाँ पर भी जो दरिया है वो 62,000 और 118 जो क्यूसिक फिट पानी यहाँ पर आ चुके हैं। अलबत्ता ये खुशाइंद बात यह है कि रावी में पानी की सतह जो है वो मुसलसल कम हो रही है और वहाँ पर शादरा के मकाम पर अगर जो बात करें तो शादरा के मकाम पर सिर्फ जो पानी है वो 18,660 रह गया क्यूसिक और जैसर के मकाम पर जो पानी है वो तकरीबन 20,900 क्यूसिक फुट रह गया। बाकी ये कहा जा रहा है कि तमाम जो दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि जो गंडा सिंह वाला है कसूर में, जहाँ पर इस वक्त अखाड़ा के जो दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए हैं और जानो माल का वहाँ पर मसला पैदा हो गया है। यहाँ पर अभी कमिश्नर लाहौर ने भी विजिट किया है, लेकिन कोई जो इंतजाम है ख़ास दिखाई नहीं दे रहे। और जो कहा जा रहा है कि सिर्फ 70 किश्तियाँ हैं जो कि तकरीबन 4,500 से 5,000 अफराद को यहाँ पर शिफ्ट कर रही हैं महफूज मकामत पर। रिलीफ कैंप भी बिल्कुल बराए नामी लगाए गए हैं और यहाँ जो इनमें रहने वाले हैं उनका ये कहना है कि इसमें खाने का कोई म्यार बेहतर नहीं है, बच्चों की बताब है और हमारा जो हम अपनी बेबसी से अपने जो जानवरों को, घरों को बहते हुए देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। और जो हमारे साथ तर्जुमान मौजूद थे वो इसके बिल्कुल बरक सिचुएशन बता रहे थे। वो तो कह रहे थे कि कैंप्स लगाए गए हैं, हंगामी दौरे हो रहे हैं, वज़ीर आला साहब का जो है वो दौरा भी उन्होंने बताया था कि कल रात ही वहाँ पहुंचे हुए थे। जी
जी गवर्नमेंट की बात करें तो उसके पास सब अच्छा है कि रिपोर्ट होती है, वो स्पोक्समैन है और उनका ये काम है कि अपने महकमे की तर्जुमानी करें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप देखें यहाँ पर तो ग्राउंड रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। अभी गंडा सिंह वाला में 1,14,260 क्यूसेक फीट पानी है, इसको दरमियाने दर्जे का जा रहा है, ये लिखा भी हुआ है इन्होंने, ये रेड लाइन मार्क किया है, मीडियम फ्लड लिखा गया है। लेकिन अगर जो इसमें ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो मुतवक्को है और ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक इसमें 2 लाख से क्यूसेक फुट से ज़्यादा पानी तजावज़ कर जाएगा। तो इसके मुताबिक ये लग रहा है कि इनके जो इंतजाम हैं वो भी इनके दावों की तरह पानी में बह जाएंगे और कोई पुरसाने हाल इनका दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर जो मकीन है उनका ये कहना है कि हर साल ही ऐसे होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब, आपने बताया सारी फ्लड की सूरत हाल भी जो है वो हम तक पहुंच गई है। और सारी अगर देखें क्रिकेट में भारत सुकून से नहीं बैठ रहा, फिल्मों की बात की जाए तो उसे प्रॉब्लम है, यहाँ पानी की जहाँ पर बात आ गई है यहाँ पर भी जो है वो भारतीय सिचुएशन ऐसी ही चल रही है कि वो हट धर्मी का शिकार है। हर जगह हर मकाम पर हर सिचुएशन में भारत ये चाहता है कि वो दूसरे ममालिक को दबाए, बिलखुसूस पाकिस्तान के ऊपर बर्तरी हासिल करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। और अब आपको लिए चलेंगे सितारों की दुनिया में और वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या पोजीशन है, ये जानने के लिए इस वक्त हमें आगा बहिश्ती ने ज्वाइन किया है। भाई वाह, आगा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, तो अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। जी वालेकुम सलाम आप दोनों को मेरी तरफ से। आगा साहब अभी भी पहाड़ों पर हैं, नीचे आ गए हैं? नहीं आ गए हैं, बस अब असल यहाँ लाइट के थोड़े मसले हैं, तो वरना आज मैंने स्काइप के जरिए आना था आप लोगों से बातचीत करने के लिए, आप लोगों के चेहरे देखने की बड़ी ख्वाहिश थी। क्या बात है जी, क्या बात है जी। अलबत्ता मैंने गुज़श्ता अपने दीगर प्रोग्रामों में एक पेशनगोई की थी जो आज सच साबित हुई कि अगर आप इजाज़त दे तो मैं हाजी गुलबर खान को गिलगित बल्दिस्तान के चीफ मिनिस्टर और बनने पर और मेरी पेशनगोई ठीक होने पर और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ अभी ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता 10 दिन और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी तौर पर कुछ मुश्किलात की निशानदही ज़रूर हो रही है और ये वक्ती तौर पर है। अलबत्ता उरूज इमरान खान का जो अवामी सतह पर जो मौजूद है वो अभी तक मौजूद है और बाकी अब इलेक्शन अपने टाइम पर ही होते हुए ताहाल सितारों की दुनिया से अपनी जगह पर मौजूद है। जी बिल्कुल, 14 अगस्त को जो है वो तमाम हो रही है, मुद्दत भी तमाम हो रही है, तो असेंबलियों ने डिसॉल्व हो ही जाना है, शायद उससे पहले खुद ही ये असेंबली डिसॉल्व कर दें। फिलहाल आगा साहब जानना चाहेंगे, मईशत का पहिया चल पड़ा है, आपके सितारों की जो इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तानी मईशत के बारे में क्या कहती है? अच्छा, पाकिस्तानी मैशियत बेज़ाहिर तो हम लोग जश्न मना रहे, टीवी पे बड़ी कामयाबियां, कर्ज लेने वाले देने वाले से ज्यादा लेने वाले बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अलबत्ता मुझे तो नहीं लगता है कि जो हिसाब किताब में पाकिस्तानी अवाम के लिए इक्तिसादी तौर पर पेट्रोल में कोई कमी या दीगर महंगाई में कोई कमी नजर आ रही। मैं तब जश्न मनाता जब अगर अवाम के लिए कोई ऐसे सितारों में कोई आसानी नजर आती, कोई बेहतरी नजर आती, कोई चीज नजर आती और कोई चीज नजर आती तो फिर मैं बता देता कि हाँ जी ये चीज आवाम के लिए बहुत फायदेमंद है। आज सुनने में तो आ रहा है कि इलेक्शन से पहले महंगाई में कमी होगी आगा साहब। डालें जी, आवाज ब्रेक हो गई। मैं कह रही सुनने में तो आ रहा है कि इलेक्शन से पहले महंगाई में कमी होगी। वक्ती देखो ना, अगर वक्ती तौर पर इलेक्शन या सीट या कुछ चीजों के लिए कोई एक दो फैसला करे तो उसका दूररस नताइज को देखना पड़ता है। IMF के मुज़ाकरात के बाद मैंने इक्तिसादी तौर पर पिछले 3-4 दिन पे इसके ऊपर मैंने बड़ा काम किया है और इसके ऊपर मैंने देखा है कि अवाम के लिए कोई रिलीफ, कोई मसला फिलहाल नजर नहीं आ रही है, बल्कि अवाम की मुश्किलात में फिलहाल इजाफा नजर आ रहा है। अलबत्ता इलेक्शन के बाद अगर आज़ादाना तौर पर तमाम जमातों को मौका मिलेगा तो मुझे लगता है फिर भी 1-1.5 साल तक मामलात यूं के तू रहेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामलात बेहतर होंगे, आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होंगे और उसके बाद मामलात की बेहतरी की निशानदेही हो रही। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि कोई अवाम के साथ, चलो अवाम के लिए रिलीफ नजर नहीं आ रहा तो बात कर लेते हैं अवाम के एंटरटेनमेंट की। आगा साहब, पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होने जा रहा है वर्ल्ड कप में भी और उससे पहले एशिया कप में भी। हम वर्ल्ड कप तक जो है वो रहते हैं। आज हमने काफी न्यूज भी शेयर की है जे शॉ के हवाले से भी और ज़का अशरफ साहब के हवाले से भी। सितारे क्या कह रहे हैं, मैच होने जा रहा है तो किसकी फेवर में है? सितारे पाकिस्तान जाएगा, ये नोट करेंगे, मैंने परसों भी आपके प्रोग्राम में ही कहा था, ये नोट करिएगा कि आज भी अपनी जगह पर पाकिस्तान इंडिया जाएगा, मैच खेलेगा और वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान आएगा। और ये रख कर रखिएगा, नोट करके रखिएगा
और इस दफा वर्ल्ड कप पाकिस्तान का है, इस दफा वर्ल्ड कप हमारा है, इस दफा वर्ल्ड कप हम जीत के लौट के आएंगे इंशाल्लाह। ये हो गया तो जश्न पहाड़ों में मनाएंगे आपके साथ हम इंशाल्लाह। बिल्कुल जश्न आप दोनों के लिए तो वैसे भी दावत है, आप लोग आते थे ना गिलगित बल्तिस्तान देखने के लिए, आप लोग आए ना। आगा साहब रास्ते में बड़े हॉलीडे तो करें। आगा साहब रास्ते में बड़े चक्कर आते हैं, जो पहाड़ों के चक्कर है ना, ये जिनको आदत होती है वो बर्दाश्त करते हैं। वहाँ से डायरेक्ट अभी एक अच्छी खबर ये है कि कराची से सिकंदर के लिए फ्लाइट आती है, वहाँ से हम आप लोगों को इंशाल्लाह उठाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे। थैंक यू सो मच आगा साहब कि आपने हमें इनविटेशन दिया है, तो इंशाल्लाह छुट्टियां मिले जैसी मिली वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन के लिए इंशाल्लाह जरूर। मैंने तो वादा कर लिया है जी कि वर्ल्ड कप हम जीत गए तो आगा साहब की इस प्रेडिक्शन के ऊपर मैं खुद फूलों का हार जो है वो आगा साहब के लिए लेके गिलगित बल्तिस्तान पहुंचूंगा इंशाल्लाह। अच्छा आगा साहब, आखिर में एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहे हैं। अभी बड़ी खबरें हैं जनाब के बिलावल भुट्टो कहा जा रहा है कि अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, फिर शहबाज शरीफ भी उम्मीदवार के तौर पर है, मरियम नवाज भी हैं, तो किसके सितारे आगे आने वाले दिनों में चमकते देख रहे हैं आप? देखिए फिलहाल तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि फिलहाल जब डेट आएगी तो हम फैसला करेंगे। फिलहाल सितारों में बेहतरी जो है वो मरियम का है, शहबाज शरीफ तो पसे पर्दा जाते हुए अंधेरे पे जाते हुए नजर आता है, मरियम की सितारों में काफी बेहतरी है और साथ साथ बिलावल भी असेंबली में आते हुए नजर आता है। फिलहाल जो डेट है, अगर इस डेट के हिसाब से हिसाब किताब लगा रहे हैं तो ये तो फिलहाल तो मुझे लगता है कोई तीसरा कोई शख्स नजर आता है जो यकीनी तौर पर जब तारीखें सामने आएंगे तो इलेक्शन के लिए जब लोग तरतीब पाएंगे उसके बाद फैसला करेंगे। मगर इस वक्त तक देखा जाए तो मरियम के सितारे जो है वो फिलहाल चमक रहे हैं। ठीक है जी आगा साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी आगा साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर से आपसे राब्ता के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिर फहीम, मेरे ख्याल में अब आज जो है वो हमारा वक्त नाज़रीन खत्म हो चुका है, वरना हम यकीनन आगा साहब से हमजा शहबाज साहब के बारे में भी जरूर जानते हैं। वो बड़े गायब हैं, बुझे से नजर आ रहे हैं, बल्कि नजर ही नहीं आ रहे हैं। कल इंशाल्लाह जो है वो हम यकीनन आगा साहब अगर आपको तकलीफ देंगे तो हमजा शहबाज के बारे में जानेंगे। फिलहाल मुझे और सैरिश को दीजिए इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।